हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? और ये न्यू सेशन क्लास 10th का आप लोगों को कैसा लग रहा है? आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर होल सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट लेक्चर फॉर सोशल स्टडी के का सोशल स्टडी में हम हिस्ट्री का. एंड दैट चैप्टर इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको पसंद आएगा. हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है चैप्टर, बट आई मेक इट टू बी ईजी फॉर यू एज पॉसिबल एज आई कैन, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा होल चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. तो आई ट्राई कि इस चैप्टर को मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊँ. एंड बेसिकली ये जो नेशनलिज्म इन यूरोप का ये जो चैप्टर है, तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये स्टोरी कह लो या आप हिस्ट्री कह सकते हो. मतलब हिस्ट्री तो है ही है, बट इट्स टू बी एन स्टोरी फॉर यू पीपल. आज के मतलब जो आज आप लोग हैं, आप लोगों के लिए ये इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, एक स्टोरी है, बट बेसिकली इट्स अ हिस्ट्री. वर्ल्ड में हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली हिस्ट्री ही होगी, लेकिन हम आपको एज एक तरीके से एक स्टोरी की फॉर्म में हम आपको ये बताएंगे या पढ़ाएंगे, हम स्टडी कराएंगे आपको ये. इट सेंस योर सिलेबस. चैप्टर बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग है कहीं कहीं पे. लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है, जो प्रीवियस में जितने भी इवेंट्स होते हैं आज के टाइम पे आपने देखा होगा आज इस समय दुनिया में क्या चल रहा है. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ बहुत ही कहते हैं ना, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो बनी हुई है, दैट इज़ द रशिया एंड यूक्रेन वॉर. सेकेंडली देन इजराइल एंड हमास की जो वॉर चल रही है. एंड हमास बेसिकली अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, जिसको जो पैलेस्टाइन्स के लोग हैं यानी कि फिलिस्तीनी लोग हैं हमास को सपोर्ट करते हैं. तो अभी इजराइल और हमास की जो वॉर है वो अभी पिछले लास्ट ईयर स्टार्ट हुई. ठीक है, और यूक्रेन और रशिया की, एवरीबडी यू नो कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है अब कितने साल हो चुके हैं, 2 या 3 साल हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए. ठीक है, तो आज ये आप लोगों के सामने तो ये वॉर हो रही है. ठीक है, आने वाले 10 साल के बाद यही वॉर यूक्रेन और रशिया की, जिसमें नाटो भी शामिल है, जिसमें जो यूनाइटेड किंगडम शामिल है, अमेरिका जिसमें शामिल है, ठीक है, यही वॉर आने वाले 10 साल के बाद, और इजराइल और हमास की वॉर भी साथ साथ में, और इसमें साथ साथ में ईरान भी शामिल हो रहा है इस वॉर में, इराक भी शामिल हो रहा है. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जो है इस वॉर में शामिल होने का कोशिश कर रही हैं. ठीक है, तो यही जितनी भी आज जो वर्ल्ड में इवेंट्स हो रहे हैं, जो वॉर्स चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, यही वॉर आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद इट बिकेम आ हिस्ट्री. यही हिस्ट्री बन जाती है. हिस्ट्री नथिंग, कुछ नहीं है हिस्ट्री. ठीक है, कि बच्चे बहुत डरते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. हिस्ट्री कोई बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है. ठीक है, और ना ही इसको पढ़ना, ना इसको स्टडी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा तोप नहीं है. बस आप ये सोच के आप हिस्ट्री को पढ़ो कि ये वो इवेंट्स हैं जो हमारे पूर्वजों के टाइम पर ये इवेंट्स घटित हुए. पढ़ना हमें उसको इसलिए पड़ता है क्योंकि वी लिव इन द सोसाइटी जहाँ पर हमें आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, नो डाउट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप आगे जाके ह्यूमैनिटीज़ लो, आप हिस्ट्री लोगे या सोशल स्टडी लोगे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड ये कोई इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती भी नहीं है. ठीक है, कि आप क्या लोगे आगे जाके, लेकिन यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है. और क्योंकि बहुत सारी ये जो इवेंट्स हैं ये आपके सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अटैच्ड है. वेदर यू टेक साइंस, वेदर यू टेक ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़ में तो है ही, वेदर यू टेक कॉमर्स और कुछ भी आप लेते हैं, कहीं ना कहीं इवेंट्स जो है इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें. ठीक है, सो डोंट टू बी लेट और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. एंड दिस इज द फुल चैप्टर. We try to cover up the full chapter today itself. Okay, अगर हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने का. तो फर्स्ट जो हमारी स्टार्ट होता है, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है एक पिक्चर से. ठीक है, द पिक्चर इज गिवन ओवर हेयर. आप यहाँ पे देख सकते हो एक पिक्चर बनी हुई है और उस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पर. ठीक है, तो आप उस पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर कुछ पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड दे आर होल्डिंग देयर कंट्रीज फ्लैग. अपनी कंट्री के जो है फ्लैग लेकर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेसिकली क्या डिनोट करती है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है बेसिकली ये बताती है कि एवरीबडी इज़ इक्वल, एवरीबडी इज़ हैविंग अ राइट टू लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सब कोई इक्वल हैं. ठीक है, सबको हर तरीके का राइट मिलना चाहिए. ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारी रिप्रेजेंट करती है.
तो एट दैट टाइम बेसिकली, अच्छा हाँ, इससे पहले अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो वो ये है कि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म जो यूरोप है, जो चैप्टर है, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो नेशनलिज्म है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से आप क्या समझते हो? तो नेशनलिज्म बेसिकली ये है राष्ट्रवाद, राष्ट्रता, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर किस तरह से आई, नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप में स्प्रेड हुआ, नेशनलिज्म क्या था, नेशनलिज्म में क्या क्या चीज़ें, बहुत भारी भारी वर्ड्स जो है, हैवी वर्ड्स नेशनलिज्म में आते हैं, लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये सारे वर्ड्स नेशनलिज्म को ये सारे वर्ड्स मिला के जो है आपके वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है मिला के नेशनलिज्म बना, राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रता, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रता, राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में, नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, लोगों को नेशनलिज्म के बारे में कैसे पता चला, नेशनलिज्म ने कैसे यूरोप को पूरी तरीके से बदला आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म यूरोप पर किस तरीके से हावी हुआ, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही लोगों को, पीपल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ अ रिपब्लिक, पीपल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में लोगों को पता चला कि ये वर्ड्स हैं क्या, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो उस टाइम पर होल ऑफ द यूरोप एक्सेप्ट फ्रांस को छोड़ के, क्योंकि फ्रांस अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा तो नाइन्थ में जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, तो फ्रांस समेत वैसे हम कह सकते हैं, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था और फ्रांस रेवोल्यूशन के ख़त्म होने तक नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसका भी जो पूरा साम्राज्य वगैरह था वो सारा ध्वस्त हो गया। तो ये सब कुछ खत्म होने तक, फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने तक, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक तक, तो ये सारा फ्रांस में ये सारी चीज़ें होने के बाद धीरे धीरे जो ये नेशनलिज्म था, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, ये जो वर्ड्स थे, ये धीरे धीरे पूरी यूरोप में जो थे स्प्रेड होने लगे, ठीक है, फैलने लगे, लोगों को पता लगने लगा कि भाई फ्रांस में तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, फ्रांस तो बड़ा जो है डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, भाई वहाँ के लोग रिपब्लिक की डिमांड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो ऑल ऑफ द यूरोप देयर इज़ अ रूल ऑफ मोनार्की, सारे यूरोप में किंग्स का रूल हुआ करता था एट दैट टाइम, हर कंट्री में, चाहे आप फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, किसी की भी बात करो, सब जितनी भी कंट्रीज़ थी सब जगह आपका मोनार्की थी, ठीक है। एज सेम एज इट इज़, जैसे जो आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हुआ 1789 में, अगर वो जब हम पढ़ते हैं तो ये वही टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे आपका इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ये वही टाइम पीरियड है। 1848 जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1848, तो ये वही टाइम पीरियड है 1848 जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया को कब्जा कर रखा था, ठीक है। और इसी 1848 में यहाँ पर ये पेंटिंग डिपिक्ट की गई, और वहीं इंडिया में 1857 में आपका जो है 1857 में इंडिया ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए पहली लड़ाई छेड़ दी थी, ठीक है। और यहाँ अभी तक सिर्फ कुछ ही देश थे जो नेशन स्टेट बने थे, जिन स्टेट्स में नेशनलिज्म आ चुका था, यानी कि रिपब्लिक का नेशन स्टेट, यानी कि वन नेशन, ठीक है, वन नेशन वन रूल वन लॉ, मतलब सबके लिए एक रूल है, सबके लिए एक लॉ है, एक कंट्री, सबके लिए लॉ इक्वल है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये नेशन स्टेट कुछ कंट्रीज़ बन चुकी थी, तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ बन चुकी थी वो है आपकी अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये दो कंट्रीज़, इनके फ्लैग जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से सरपास होते हुए दिखाए गए हैं, तो ये दो कंट्री उस टाइम पर नेशन स्टेट्स बन चुकी थी। बाकी उसके पीछे आप देख रहे हो यहाँ फ्रांस है और बाकी सारे कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो ये अभी मोनार्की के अंडर में ही है, ये अभी मोनार्की रूल के अंडर में ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वही टाइम पीरियड था, इधर जो है आपका 1848 में ये पेंटिंग फेडरिक सोरियो ने बनाई थी अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि एक यूटोपिया है, यूटोपिया होता है जैसे कि किसी कोई ड्रीमी विजन, कोई इमेजिनेशन करके किसी चीज़ को प्रिंट करना, क्योंकि आर्ट ज़्यादातर आर्ट फॉर्म जो होती है वो बेसिकली जब वो थिंक करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तभी वो आर्ट को बना पाते हैं, जो भी आर्टिस्ट होते हैं। तो यहाँ 1848 में इन्होंने इस तरीके से एक सपना देखा कि भाई यूरोप में जो है डेमोक्रेसी आ गई है, ठीक है, और नेशनलिज्म आ गया है, नेशन स्टेट्स बहुत सारी कंट्री बनने जा रही हैं,
और इधर इंडिया में 1857 में जो है इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा था। 1857 जो कि फेमस है इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर बहुत सारे पीपल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे मार्च करते हुए, ठीक है, और जिनके अलग अलग आपको फ्लैग दिख रहे हैं। तो उस टाइम पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो थे ये एक नेशन स्टेट बन चुके थे, और जबकि फ्रांस जो कि बन गया था लेकिन अभी भी प्रॉपरली वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। और उसके आगे बाकी आपके इटली हो गए, जर्मनी हो गए, बाकी सारे स्टेट्स कंट्री जो है वो अब कंट्रीज जो हैं अपने अपने फ्लैग्स लेकर यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर। एंड एक उसने ये एक ड्रीमी विजन, एक ये भी था उसका ड्रीम, मतलब वो ये कर रहे थे कि भाई ये ऊपर आपको जैसे सारे ये जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये छोटे छोटे, ये सारे जो हैं ये सारे स्वर्गदूत हैं, ठीक है। ये सब स्वर्गदूत हैं, दिखा रहा है, वो इमेजिन कर रहा है, क्योंकि ही इज़ क्रिश्चियन ऑल्सो, तो क्रिश्चियंस का वैसा ही उन्होंने मेंटालिटी यहाँ पर डाली है कि आसमान से सारे स्वर्गदूत जो हैं वो खुश हो रहे हैं कि यूरोप में जो है डेमोक्रेसी आ रही है, और लोग कंट्रीज़ जो है वो नेशन स्टेट में चेंज हो रहे हैं, नेशन स्टेट बन रही है कंट्री धीरे धीरे। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, और साथ में जीसस क्राइस्ट की भी यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो है इन सबको ऊपर से देख रहे हैं। एंड ये बता रहे हैं कि इज़ ऑल्सो हैप्पी, और ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि भाई सारी कंट्री जो है अब नेशन स्टेट बन रहे हैं, सभी को इक्वल राइट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली ये पेंटिंग यहाँ पर ये चीज़ डिपेक्ट करती है। अब हम मतलब एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पे हम चले जाते हैं कि 1848 फेडरस सूरो ने ये एक पेंटिंग बनाई थी, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, एंड प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो उन्होंने ये इस तरीके की 4 प्रिंट्स बनाए थे। उन 4 प्रिंट्स में से जो है 4 पिक्चर्स बनाई थी। ये पिक्चर जो थी उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, ठीक है, कि ये जो ड्रीमी विजन वाली जो पिक्चर थी वो बहुत ज़्यादा फेमस रही, और इसको इन्होंने एक नाम दिया था ड्रीमी विजन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है, ठीक है। इन वन ऑफ द प्रिंट इट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। एक प्रिंट में उन्होंने जो है यूरोप के पीपल और अमेरिकन पीपल्स को दिखाया हुआ है, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, यानी कि मैन और वुमेन सभी एज ग्रुप के जितने भी मैन एंड वुमेन यानी आदमी और औरत हैं वो सभी, और साथ में जो है यहाँ पर ये लोग सब मार्च कर रहे हैं, ठीक है। सो मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। सो यहाँ पर यही वो बोल रहे हैं कि सारे मैन और वुमेन सारे एज ग्रुप के और सारी सोशल क्लासेस के, मतलब यानी कि रिच और पुअर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उनमें, रिच और पुअर सभी क्लास के सभी एज ग्रुप के जो पीपल हैं वो यहाँ पर लॉन्ग मार्च करते हुए जा रहे हैं। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्योंकि रास्ते में पड़ी है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये लोग एक होमेज दे रहे हैं एक तरीके से। होमेज वैसे तो रिस्पेक्ट वर्ड होता है, एक उनको प्रॉपर इसका एक पर्टिकुलर एक मीनिंग है, होमेज रिस्पेक्ट ही मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है। एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज ए पास, जैसे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से सारी लोग जो है निकलते हैं तो उनको दंडवत करते हुए निकलते हैं। होमेज इज बेसिकली दंडवत करना, ठीक है, तो उनको दंडवत करते हुए निकलते हैं वहाँ से। ना ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, ठीक है, और अर्थ पे आप देख सकते हो जो यहाँ ये अर्थ पे ये ज़मीन पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ पिक्चर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पर राजा का ताज है, किंग जो मोनार्की जो खत्म हुई है, ठीक है, राजा की छड़ी है, कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर किंग की पड़ी हुई है, ठीक है। शैटर रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो फ्रांस में अब तक चल रही थी वो एब्सोल्यूट मोनार्की को धराशायी कर दिया है, मोनार्की को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा का ताज, राजा की छड़ी, राजा की बहुत सारी चीज़ें, किंग से रिलेटेड मोनार्की से रिलेटेड चीज़ें जो है यहाँ ग्राउंड में आप देख सकते हो, ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर आप मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ, अब आप देखो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि भाई मोनार्की को जो है ख़त्म करना है, मोनार्की को धराशायी कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज़ में कर दिया है हमने। इन सोयोज यूटोपियन विजन, ये एक यूटोपियन विजन था कि हमें मोनार्की को ख़त्म करना है। यूटोपियन विजन यानी ड्रीमी विजन, वो विजन कर रहा है, वो सपना देख रहा है, और वो सपना देखते हुए उसने इस पेंटिंग को जो है बनाया है, ठीक है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, जितने भी लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिस्टिंक्ट नेशन के हैं, यानी कि अलग अलग नेशन के हैं, अलग अलग कंट्री से आए हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सब अलग अलग कंट्री से आए हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, वो है इनके नेशनल फ्लैग। जैसे जहाँ पर आप टिक लगा हुआ देख सकते हो कि नेशनल फ्लैग पे हमने टिक लगाया है। बाकी अगर आप थोड़ा सा और पास से देखोगे तो इनके सबके कॉस्ट्यूम्स जो हैं ये अलग है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है, इनके कॉस्ट्यूम्स अलग हैं, क्योंकि ये इनके कॉस्ट्यूम्स अलग है क्योंकि ये सभी अलग अलग
कंट्री से आए हैं, अलग अलग नेशन से बिलोंग करते हैं। पीछे पीछे तक आप जाते जाओगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक ये पूरी लाइन जो है वो यहाँ तक वो अपने विजन में दिखा रहा है। यहाँ तक लोग जो है मार्च कर रहे हैं, काफ़ी पीछे तक उसने ये पेंटिंग में लोग पीपल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इनके अपने खुद के एक नेशनल ये सब कॉस्ट्यूम्स हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कॉस्ट्यूम अलग है, इनका कॉस्ट्यूम अलग है, सबकी ड्रेसेस अलग हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कल्चर है इनका, लैंग्वेज अलग है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो इनकी अलग अलग है। लीडिंग द प्रोसेशन, जो प्रोसेशन है यानी कि ये जो मार्च है इसको जो लीड कर रहा है, जो सबसे आगे है वो कौन है? वे पास टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे को जा रहा है वो है आपका ये, यानी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो सरपास होते हुए जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो इस समय तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। नेशन स्टेट यानी कि यहाँ पर रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये यहाँ पर आ चुकी थी। नेशनलिज्म इन देशों में आ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनके मीनिंग्स एग्जाम में ज़रूर आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो वो हम देखेंगे। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स जो है वो देखेंगे, और वो वर्ड्स हैं आपके एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट बेसिकली होता है लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल हैज़ नो रिस्ट्रेन ऑन पावर एक्सरसाइज, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम, रूल्स का एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर जो है वो एक ही पर्सन के पास में है, और उस पावर को कोई रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, उस पावर को कोई छीन नहीं सकता, उसने पूरी तरीके से पावर को अपने हाथ में रखा हुआ है, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है उस पावर को, ठीक है। तो इस तरीके की पावर्स होती हैं बेसिकली एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की में, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट या मोनार्की में इस तरीके, द टर्म रेफर टू एज फॉर्म ऑफ अ मोनार्कियल गवर्नमेंट, तो ये टर्म रेफर करती है एक मोनार्कियल गवर्नमेंट, ठीक है। मोनार्की जहाँ पे किंग का रूल है, ठीक है। किंग ऐसा राजा बना हुआ है, मतलब एक किंग ऐसी गवर्नमेंट किंग ने बना रखी है कि उससे कोई भी पार्ट छीन नहीं सकता, वो जो मर्जी चाहे वो करेगा, ठीक है। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, और ये गवर्नमेंट जो होती थी वो सेंट्रलाइज्ड होती थी, मिलिटराइज्ड होती थी एंड रिप्रेसिव होती थी, यानी कि जो ये राजा की, किंग की जो गवर्नमेंट है, किंग जो अपनी गवर्नमेंट बनाता था वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड है यानी कि सारी पावर सिर्फ किंग के हाथ में है। मिलिटराइज्ड है यानी कि आर्मी भी किंग के अंडर में होती थी, कंट्रोल में होती थी। रिप्रेसिव यानी कि वो किसी को भी राजा जो है अपनी आर्मी के बलबूते पे कुचल सकता था, ठीक है। तो ये थी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। यूटोपियन क्या है? विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि एक विजन होता है, एक ड्रीमी विजन है, एक इंसान सपना देखता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा या ऐसा होना चाहिए, ये मेरा देश ऐसा होना चाहिए। वैसे ही वो फ्रेडरिक सोरेयो ने उसको सोचा कि यूरोप ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यूरोप में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, एंड दैट इज सो आइडियल, बड़ा आइडियल सा है, मतलब बहुत ही उसमें कोई भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो उन देशों में, बहुत आइडियल चीज़ है, ठीक है। बहुत आइडियल फॉर्म की पिक्चर का विजन उसने देखा, एंड अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, लेकिन वो एक्चुअली में उस तरीके की चीज़ जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं थी यूरोप में उस टाइम, ठीक है। ये जो पिक्चर आपने देखी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है पिक्चर, इसमें फ्रांस आइडेंटिफाई करता है बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। तो इस पिक्चर को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि क्या क्या ऑलरेडी यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर दिया गया है, बस मैंने उसी को जो है शॉर्ट में बता दिया है आपको कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक आध जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इस पिक्चर में से पुट हो सकते हैं, तो हाँ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन यहाँ पर दे रखी हैं। आप इसी पीडीएफ से या पीपीटी प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इस पीडीएफ से आप अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो फ्रांस यहाँ बेसिकली ट्राई कलर में यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो ये फ्रांस का है, ये फ्रांस का फ्लैग है जो कि ट्राई कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जस्ट जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बस पहुंच ही रहा है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी दौरान खत्म हुआ, और फ्रांस जो था पहले मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से वो रिपब्लिक बना, ठीक है। तो हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू इसीलिए लिखा है क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अभी प्रॉपर तरीके से फ्रांस में नहीं आई थी। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन द Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. So at that time ये पिक्चर जब बनाई गई थी तो जर्मनी जो था वो नेशन स्टेट नहीं बना था, तो इसलिए जर्मन पीपल को यूनाइटेड नेशन एज अ स्टेट जर्मनी को पीछे दिखाया गया है, यहाँ पर जर्मनी को दिखाया गया है, ना कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे दिखाया। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे जो कंट्री जो नेशन स्टेट बनी थी आपकी स्विट्जरलैंड और अमेरिका थी, ठीक है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स in 1848 to unify the numerous German speaking principalities। तो फ्लैग जो लिया हुआ है जर्मन के लोगों ने, ठीक है, ये जर्मन का जो फ्लैग जो लिया हुआ है, तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं कि एक लिबरल होप है, एक आशा है
उन्होंने एक मतलब फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 के दौरान एक आशा लेकर, एक होप लेकर कि भाई सारे यूरोप के जो देश हैं वो भी आगे चल के जो है यूनाइटेड होंगे, नेशन स्टेट बनेंगे। एंड यहाँ पर ये भी बताया द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, यहाँ पे बहुत सारे पीपल ऐसे थे जो डिफरेंट कंट्रीज से थे और वो जर्मन स्पीकिंग थे। जर्मनी के पीपल ही जर्मन स्पीकिंग नहीं होते हैं, तो जर्मनी से लगी हुई जो बाउंड्रीज हैं, उनसे जो सटे हुए देश हैं, वहाँ पर भी जर्मन स्पीकिंग पीपल पाए जाते हैं। ठीक है, सो इनटू अ नेशन स्टेट अंडर आर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सूरियो भी यही चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो है, जो यूरोप के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो नेशन स्टेट बने। ठीक है, प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उन कंट्रीज़ में भी आना चाहिए। तो ये इनका एक यूटोपियन विजन था, एक इनका ड्रीमी विजन था। फॉलोइंग जर्मन पीपल को फॉलो करते हुए पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जर्मन पीपल के बाद, जैसे यहाँ फ्रांस के बाद जो है जर्मन का दिखाया है, जर्मन के बाद जो है ऑस्ट्रिया का फ्लैग है। द किंगडम ऑफ टू सिसली जैसे देश हैं, द किंगडम ऑफ टू सिसली का फ्लैग दिखाया हुआ है। लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो ये सारे स्टेट्स जो है आपके पीछे के साइड में दिखाए गए हैं, ये फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सारे तो ये फ्लैग्स पीछे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे दिखाए गए हैं, जो कि इस समय तक नेशन स्टेट नहीं बने थे, यानी कि यहाँ पर नेशनलिज्म जो था वो अभी तक नहीं आया था। ठीक है, सिंपल सी पिक्चर है, पिक्चर में सिंपली वे में दिखाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग को वेस्ट करने का, दिमाग इन्वेस्ट करने की ज़्यादा कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। सो ये बेसिकली इतना कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिंपल सी पिक्चर है। इस पिक्चर में सिंपली वे में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे वो देश दिखा दिए हैं जो कि ओनली 2 है, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली 2 स्टेट्स आर एट दैट टाइम, द स्टेट्स आर नेशन स्टेट, अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सरपास होते पास में जो क्लोज में दिखाया है वो फ्रांस है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इधर 1848 में जो इन्होंने ये पिक्चर बनाई, तो उस दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये जो नेशनलिज्म की ना, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की जो फीलिंग थी, वो पूरे यूरोप में आग की तरह स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों के माइंड में ये सारा कुछ आ रहा था, भाई जब फ्रांस जो है रिपब्लिक हो सकता है, डेमोक्रेटिक बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्या मोनार्की को खत्म कर सकता है, तो भैया बाकी कंट्रीज में, यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी नेशनलिज्म या डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ सकती। ठीक है, सो अब पास में जो आपकी जो पिक्चर दिखा दी है वो आपकी फ्रांस की है। ठीक है, और उसके फ्रांस के बाद जो जितने आपको फ्लैग दिख रहे हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपके ऑस्ट्रिया हो गया, इससे पहले ऑस्ट्रिया से पहले आपका जर्मनी है, जर्मनी से बाद ऑस्ट्रेलिया, किंगडम ऑफ टू सिसलीज जैसे स्टेट है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड है आपका जो कि यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। सो ये सारे स्टेट्स थे जो एट दैट टाइम पर अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम द हेवन अबव। ये मैंने आपको पिक्चर पहले एक्सप्लेन कर ही दी है प्रीवियसली। ठीक है, क्राइस्ट और सेंट्स नहीं होते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये सेंट्स लिख दिया गया है, एनसीईआरटी में सेंट्स लिख दिया गया है, बट दे आर नॉट सेंट्स, दे आर बेसिकली, इंग्लिश में भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये जो है बेसिकली स्वर्गदूत होते हैं। ठीक है, आसमान में स्वर्गदूत होते हैं, एंजल्स। ठीक है, सो बेसिकली ये एंजल्स होते हैं जो कि ब्लेसिंग दे रहे हैं, जीसस क्राइस्ट ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एंजल्स गेज अपॉन द सीन, ये सेंट्स नहीं है। ठीक है, ये गलत है, सेंट्स नहीं है, बेसिकली एंजल्स है। ठीक है, ऑल आर दे एंजल्स, इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर में शो किया है, जो फ्रेडरिक सूरियो ने इमेजिन किया। ठीक है, दे हैव बीन यूज्ड, अगर आपको कोई टीचर बोलती है कि वो सेंट्स है, नो देयर इज नो सेंट्स नहीं है। संत जो होते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में संत जो है बहुत कम होते हैं, क्रिश्चियनिटी में संत लोग जो ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, so they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world। तो नेशन वर्ल्ड के जो जितने भी नेशंस थे, इन सारे नेशंस के बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हो ना फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, इन सारे देशों के बीच में फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करने के लिए आर्टिस्ट ने, सूर्यो ने इस तरीके की ये पिक्चर को बनाया, जहाँ पे एंजल्स हैं और जीसस क्राइस्ट, ऑल ऑफ देम गिविंग अ ब्लेसिंग्स। ठीक है, सारे यूरोप के देशों को जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। During 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो नेशनलिज्म जो थी वो यूरोप में इस तरीके से स्प्रेड हो रही थी, इमर्ज एज अ फोर्स विच ब्रॉड स्वीपिंग चेंज। ठीक है, यानी कि नेशनलिज्म जो था वो इस तरीके से स्प्रेड हो रहा था कि एक तरीके से स्वीप कर रहा था सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें थी उनको स्वीप, मतलब जो बाकी मोनार्की वगैरह थी उनको जो है ख़त्म करने पे जो है ये तुला हुआ था पूरी तरीके से। ठीक है, सो पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी हो रहे थे यहाँ पर, और आपके मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का जो पीपल्स की जो मेंटालिटी थी, यूरोप के लोगों की जो थिंकिंग थी, वो भी धीरे धीरे जो थी इसके साथ साथ चेंज हो रही थी। ठीक है,
एंड एंड रिजल्ट इसका क्या हुआ, बहुत तेजी से नेशनलिज्म बढ़ने की वजह से इसका यहाँ पे एक शॉर्ट में सार ये दिया हुआ है कि रिजल्ट एंड क्या हुआ कि यूरोप की मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वो नेशन स्टेट बन गई। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जो है आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, मोनार्की को जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, हम कह सकते हैं मोनार्की को खत्म कर दिया गया। आज जिन कंट्रीज में, अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में मोनार्की है, लेकिन जिन कंट्रीज में मोनार्की है दे फॉलो मोनार्की बट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर प्रॉपर वोटिंग होती है। ठीक है, किंग का रूल है, क्वीन का रूल है, लाइक जैसे यूनाइटेड किंगडम में आज भी किंग का क्वीन का रूल है। ठीक है, अब क्वीन एलिजाबेथ जो है जिनकी डेथ हो गई, तो अब किंग जो कि आपके किंग चार्ल्स हैं उनका रूल आ गया। ठीक है, तो उनके रूल के वजह से वो है, किंग और क्वीन का रूल तो है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। अपनी किंगडम के लोगों को खुश रखना यही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो, अगर कहीं पर कुछ चीज़ें फॉलो नहीं भी हो पा रही हैं, लेकिन आपके देश के लोग, आपके जो कंट्री के लोग हैं, ठीक है, आपकी किंगडम के जो लोग हैं, वो अगर आपसे खुश हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू, ओके, रिगार्डिंग दिस। सो मॉडर्न स्टेट केम फर्स्ट, सबसे पहले नेशन स्टेट बनने से पहले सबसे पहले एक और चीज़ आई, मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट क्या था, देन केम द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। ठीक है, पहले नेशन स्टेट बने, मॉडर्न स्टेट बना, सॉरी पहले मॉडर्न स्टेट बना और उसके बाद जो है आया आपका नेशन स्टेट। और इन प्लेस ऑफ किसकी जगह पे आया नेशन स्टेट, नेशन स्टेट आया कि जो मल्टीपल डायनेस्टीज थी, एम्पायर्स थी, जो कि रूल कर रही थी बहुत सारी प्लेसेस पे, बहुत सारी कंट्रीज पे जो है रूल कर रही थी, जो उनकी जगह पर अब आ गया आपका नेशन स्टेट। ठीक है, ये बना आपका मल्टी नेशनल, जो बहुत सारी डायनेस्टी थी उससे पहले बना आपका मॉडर्न स्टेट, और फिर बनता है आपका नेशन स्टेट, यानी कि फुली रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर आई। ठीक है, तो ये होता है आपका नेशन स्टेट। तो एलिमेंट्स क्या थे नेशन स्टेट के, जो एलिमेंट्स यहाँ पर बताया है वो है आपके मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं यानी कि कंट्री के जो पीपल्स हैं वो ज़्यादातर उनको वोटिंग राइट मिलेगा, ज़्यादातर वो होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलर्स ही होंगे वहाँ पर। शेयर्ड हिस्ट्री, जो अपनी सारी जो अपनी उनकी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, उनका लैंग्वेज है, वो सब एक दूसरे से शेयर करेंगे। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि नेशन स्टेट वो होता है जहाँ पर सब अपनी अपनी आइडेंटिटी, सबकी अपनी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की आइडेंटिटी को जो है वो खत्म कर सकता है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, सो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहला नेशनलिज्म का जो साइन जो दिखा लोगों को, यूरोप के लोगों को, नेशनलिज्म का फर्स्ट साइन जो दिखा वो था आपका केम अप विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हुई। कई लोगों ने डेमोक्रेसी चाहिए भाई, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी उखाड़ फेंका और फाइनली रिपब्लिक हुआ फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट। तो फ्रांस जो था फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789 में अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब कि मोनार्की के अंडर में था, एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर में था 1789 तक। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत टाइम तक चला, उसके बाद जाके बहुत टाइम के बाद जाके जो है फ्रांस जो था वो रिपब्लिक हुआ। ओके, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की, ट्रांसफर मतलब सोवरेनिटी से मोनार्की पे ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ट्रांसफर टू अ बॉडी ऑफ अ फ्रेंच सिटीजन। ओके, सो सोवरेनिटी को ट्रांसफर हुई मोनार्की पे, मोनार्की से पार जो है अब ट्रांसफर हो गई टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, यानी कि फ्रांस के पास जो है अब फ्रेंच सिटीजन्स के पास जो है अब पार चली गई थी, गवर्नमेंट चली गई थी, अब वो खुद अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बना रहे थे। ठीक है, तो द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, शेप इट्स डेस्टिनी। सो कहने का मतलब ये है कि रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर लोग मतलब अपनी पे आ जाएं तो वो किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की जो डेस्टिनी है उसकी किस्मत लिख सकते हैं। हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड शेप इट्स डेस्टिनी, उसकी किस्मत को बदल सकते हैं, उसकी किस्मत की जो शेप है ना, मतलब अगर ट्रायंगुलर से रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, यानी कि लोगों के पास इतनी ताकत है, लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो रेवोल्यूशन करने पे आए तो वो रेवोल्यूशन भी करेंगे, और रेवोल्यूशन करने के साथ साथ पीपल हु वुड हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। रेवोल्यूशन ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू कोई सी भी कंट्री की किस्मत बदल सकती है, और जो अब राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यानी कि पीपल्स रेवोल्यूशन के जब लोग रेवोल्यूशन पे उतारू हो जाते हैं तो रेवोल्यूशन के बाद वो एक राष्ट्र का, एक स्टेट का जो है निर्माण करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसे बना सकते हैं और उसके भाग्य भी बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ ये पिक्चर दिखाई हुई है फ्रांस के टाइम की। ठीक है, तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उससे रिलेटेड ये पिक्चर है आपकी।
नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप लिए फ्रांस में मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए। आपने 9th में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाई है कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं ताकि आपको जो है याद आए भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, ओके जो फ्रांस जब बिकेम रिपब्लिक हुआ तो फ्रांस के रिपब्लिक होने के बाद क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज ने लिए, रेवोल्यूशनरीज क्या क्या डिमांड कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई। सो द आइडिया ऑफ लापत्री यानी कि द फादरलैंड एंड ली सिटोयन द सिटीजन। तो लापत्री का एक आइडिया लेकर आए फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज एंड ली सिटोयन यानी कि लापत्री यानी कि जो फादर लैंड है, जो पृथ्वी है वो उसके पास जिसकी है वो उसके पास रहेगी पृथ्वी, और सिटोयन यानी कि सभी को सिटीजन होने का अधिकार मिलेगा। अब जो लोग फ्रांस में रह रहे हैं तो उनको फ्रांस का सिटीजन होने का अधिकार मिलेगा। न्यू फ्रेंच फ्लैग आया, फ्रांस का एक नया फ्लैग आया जो कि रिप्लेस उसको किया फॉर्मल रॉयल फ्लैग, जो राजा का फ्लैग था उसे उसको रिप्लेस कर दिया। स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड, एक स्टेट जर्नल जो है उनका चुनाव किया गया, वो चुने गए और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली जो है वो रख दिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों वाली केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था करी गई। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो कि सारे सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान मतलब एक जैसा कानून बनाने वाले केंद्रीकृत प्रशासनिक जो आपकी है सिस्टम जो है तैयार किया गया, व्यवस्था करी गई। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो हटा दी गई थी, जो भी वो होता है ना आपका सीमा शुल्क, जब इंटरनेशनल चीज़ें चेंज होती है, जब हम किसी और दूसरी कंट्री में जाते हैं तो जो बॉर्डर पे जो टैक्स, जो काइंड ऑफ अ टैक्स देना पड़ता है उसे टैक्स की फॉर्म में लिया जाता है, वो ड्यूटी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। ड्यूज जिसके ऊपर जो बकाया था वो खत्म कर दिया, वॉज एबॉलिश। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया वेट्स का, जो वजन नापने का और मेजर करने का, मेजरमेंट करने का एक यूनिफॉर्म, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया। बाट और माप की एक सामान्य प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच जो थी फ्रांस की अब एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, सभी फ्रेंच लैंग्वेज जो है बोलेंगे जो फ्रांस के लोग हैं। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे जो फ्रांस के लोगों ने लिए। ठीक है, आफ्टर फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, जब फ्रांस रिपब्लिक हुआ तो द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज अ मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nations। तो रेवोल्यूशनरीज का फर्दर ये डिक्लेरेशन था, रेवोल्यूशनरीज जो फ्रांस के थे उनका फर्दर ये कहना था एट इट वाज द मिशन, तो उनका ये मिशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का ये मिशन था कि जो यूरोप के लोग हैं उनको निरकुशता से मुक्त करना, यानी कि मोनार्की से मुक्त करना। ठीक है, या एब्सोल्यूट मोनार्की से बिल्कुल आज़ादी देना। दूसरे शब्दों में, अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें, यहाँ लिखा है जैसे इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम नेशन, यूरोप के बाकी लोगों की हेल्प करना, एक आज़ाद राष्ट्र बनाने में मदद करना, फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नियति अब बन गया था। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैकोबियन क्लब्स जो बना फ्रांस में, तो वहां पर पेव्ड वे फॉर फ्रेंच आर्मी दैट कैरीड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म एंड मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। अभी जो जैकोबियन क्लब्स बना था, तो इस जैकोबियन क्लब की स्थापना ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए एक मार्ग तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया और प्रशस्त किया, जो कि राष्ट्रवाद का विचार यानी नेशनलिज्म का जो ये आइडिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारे आइडियाज लेकर जो था, जो फ्रांस की जो आर्मी थी जैकोबियन क्लब्स के साथ जो है कहाँ पहुंच गई, वो अब हॉलैंड पहुंची, नेशनलिज्म का फीलिंग लेकर, नेशनलिज्म की विचारधारा लेकर, बेल्जियम पहुंची, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पहुंची कि भाई यहाँ के यूरोप के जो बची हुई कंट्रीज हैं उनको भी तो बताया जाए कि भाई आज़ादी क्या होती है, किंग के अंडर में हमेशा रहना, और जब आज़ादी मिल जाती है तो कैसा फील होता है, रिपब्लिक कंट्री, अपनी सरकार खुद चुनना एंड ऑल दैट, वही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वॉर द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड। जैसे ही जितने क्रांतिकारी युद्ध जो है वो होते जा रहे थे, क्रांतिकारी युद्धों की यहाँ शुरुआत होती जा रही थी, और शुरुआत के साथ साथ फ्रांसीसी सेनाओं ने, जो फ्रांस की जो आर्मी थी, विदेशों में राष्ट्रवाद किया, जो ये आइडिया था, नेशनलिज्म का आइडिया था, वो बाकी और यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो स्प्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेक्स्ट हम आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या चीज़ें चेंज करी फ्रांस में। ठीक है, ही वॉज अ मिलिट्री लीडर, वो एक मिलिट्री लीडर था, तो वो था ही। तो ड्यू टू पॉलिटिकल वैक्यूम नेपोलियन केम इनटू द पिक्चर, यानी कि जब भी फ्रांस जो था रिपब्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें लागू हुई, और फ्रांस में और भी गतिविधियां हो रही थी कि बाकी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है हमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी वगैरह का मीनिंग बताना है, राष्ट्रवाद का मीनिंग बताना है, नेशनलिज्म क्या होता है ये हमें बताना है। तो उसी दौरान क्या हुआ, फ्रांस की खुद की अपनी
जो थी वो खतरे में पड़ गई थी। वहां पर वो आपस में ही जो लोग यूनिटी चाहते थे, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन उनके आपस में यूनिटी नहीं थी, वो खुद आपस में यूनाइटेड नहीं थे कि वो देश को चला सके। तो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। गवर्नमेंट जो भी बनाई थी, जो जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, वो ठीक से फ्रांस को नहीं चला पा रही थी, स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो यहीं पर क्या किया, नेपोलियन ने जो है बाजी मार दी। और नेपोलियन ने बाजी क्या मारी, वो जो था खुद जो है फ्रांस का करता धरता जो है, फ्रांस का हीरो बन के जो है वो बैठ गया और सारी गवर्नमेंट वगैरह उसने अपने कंट्रोल में ले ली। सो विद हिज इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉय इन फ्रांस। अब अगेन क्या हुआ, जैसे ही उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने गवर्नमेंट को अपने उसमें कब्जा किया, फ्रांस की गवर्नमेंट को, वहां पर रिपब्लिक खत्म करके डेमोक्रेसी जो थी उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। रिएक्शन ऑफ नेपोलियन इन यूरोप, ठीक है, कि बाकी कंट्रीज में जो है नेपोलियन के प्रति क्या रिएक्शन था, यानी यूरोप में नेपोलियन पर प्रतिक्रिया क्या थी, यूरोप के बाकी जो देश थे वो नेपोलियन पर क्या क्रिटिसिज्म कर रहे थे या क्या प्रतिक्रिया उनको दे रहे थे, आपस में क्या उनका डिस्कशन चल रहा था। वो क्या था कि इन द एरिया कॉन्कर्ड, द रिएक्शन, जो एरिया कॉन्कर्ड था, फ्रांस की टेरिटरी के अंडर में आता था, या नेपोलियन ने जो एरिया कॉन्कर्ड किया था, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जो वहां की पॉपुलेशन थी, उनका रिएक्शन क्या था टू फ्रांस रूल वर मिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड रिएक्शन था। क्योंकि अब क्या हो गया, फ्रांस का जो सारा करता धरता था वो नेपोलियन बन गया, नेपोलियन ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया। तो जो दूसरी टेरिटरीज जो उसने फ्रांस में कब्जाई थी, उन लोगों का रिएक्शन जो था फ्रेंच रूल के लिए बड़ा मिक्स्ड टाइप था। क्योंकि पहले डेमोक्रेसी थी, ठीक है, कुछ दिन ही चल पाई डेमोक्रेसी, और कुछ दिन डेमोक्रेसी चलने के बाद वहां क्या हो गया, अगेन नेपोलियन आ गया, उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी स्टार्टिंग में क्या था कि फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज इनिशियली क्या था कि फ्रांस की जो आर्मी को बड़ा वेलकम किया कुछ कंट्रीज में, लाइक आपकी सर्टेन सिटीज लाइक सिटीज में ब्रुसेल्स, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड कंट्रीज में, ठीक है, कुछ कंट्रीज और कुछ सिटीज में बड़ा वहाँ की फ्रेंच आर्मी, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने क्या ना ठेका ले रखा था ना, ठेका ले लिया हुआ था सारा कि जो है हम पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जगह जगह डिफरेंट कंट्रीज में जाके नेशनलिज्म की फीलिंग को हम लोगों को बताएंगे, स्प्रेड करेंगे, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैलाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने ठेका ले रखा था। अब जब नेपोलियन के अंडर में पूरी आर्मी आ गई, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जो लिबर्टी का ठेका लिया हुआ था ना, जो अग्रदूत बने हुए थे फ्रांस की आर्मी के, अब वो बाद में क्या बन गया, उसने, क्योंकि अब आर्मी जो थी वो नेपोलियन के अंडर में आ गई, तो उसने अब आर्मी को क्या बोला, उसने अब आर्मी को ये कहा कि जो शुरुआती उत्साह जो था वो बाद में बड़ा हुआ कराधान बन गया, यानी कि क्लेश बन गया। लेटर टर्न टू हॉस्टाइल ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेशन, नेपोलियन ने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप अगेन दोबारा लगा दी उसने, और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन भी उसने लगा दिया, ठीक है, यानी कि जबरन भर्ती के कारण प्रतिकूल हो गया, जो माहौल जो था वो बहुत ही ज्यादा गंदा सा हो गया, फ्रांस का जो एनवायरनमेंट था वो फिर से बहुत बेकार हो गया, क्योंकि वो कॉन्स्क्रिप्शन कर रहा था, जबरदस्ती लोगों को जो है वो आर्मी में एनरोल कर रहा था, रिक्रूट कर रहा था, ठीक है। ऑल सीम्स टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो यहाँ पर ये लग रहा था कि नेपोलियन ने जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस आए थे उसका उसने पूरी तरीके से जो है एडवांटेज उठाया। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ऑल सीम्स टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मतलब जितने भी मतलब ये लग रहा था जो भी फायदे हैं उन सभी फायदों से अधिक चीज जो तो क्या इंपॉर्टेंट हो गई थी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पूरी तरीके से जो था वो चेंज हो चुका था, क्योंकि नेपोलियन ने सारी चीजें अपने अंडर में कर ली थी, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में यही शो किया हुआ है कि जो नेपोलियन था, जैसे उसने जिन जिन टेरिटरीज पे कब्जा किया हुआ था, तो यहाँ पर एक पोस्टमैन का रोल जो है यहाँ पर दिखा दिया है, और वो सारी टेरिटरीज, उसके पास एक बैग है, उस बैग में सारी ये टेरिटरीज थी, तो ये दिखा रहे हैं कि सारी टेरिटरीज जो थी वो धीरे धीरे जो है अब उसके हाथ से जो है वो बैग में से निकल के जा रही है, वो आगे को जा रहा है। तो यहाँ पे यही शो किया हुआ है, क्योंकि अब जो था वो जबरदस्ती सेंसरशिप लगा रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, तो वो टेरिटरीज जो थी, जिन जिन टेरिटरीज पे उसने कब्जा किया था, वो टेरिटरी धीरे धीरे उसके हाथ से जा रही थी, ठीक है। तो नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिंग इन 1813 में जो बैटल वो हारा था। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ his bag bears the name of the territories he lost। तो हर लेटर में हर वो टेरिटरी का नाम लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पोलैंड है, ठीक है, जो भी टेरिटरी उसने जो है कैप्चर्ड करी थी, ठीक है, तो वो टेरिटरी सारी अब धीरे धीरे इसके हाथ से जो है जा रही है। तो इस पिक्चर में यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में जो पिक्चर दे रखी है, पिक्चर में यहाँ पर ये सारा चीजें जो है ये शो करी गई है, ठीक है। हम अपने नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804, तो सिविल कोड एक इसने बनाया था जिसको पीपल यूज टू कॉल्ड एज नेपोलियन कोड के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, इस चीज़ को जानते हैं, नेपोलियन कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड टुक अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ,
अब इसने इक्वालिटी तो कर दी, ठीक है, एस्टैब्लिश कर दी इक्वालिटी, यानी कि लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल, लॉ के सामने किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ इस तरीके की प्रिविलेज जो थी वो ले ली गई कि अगर कोई प्रिविलेज है जो बेस्ड ऑन बर्थ है, ठीक है, किसी को बर्थ के बेस पे जो है किसी भी तरीके का प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि अगर हाँ वो फ्रांस में बॉर्न हुआ है तो उसको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, स्पेशल प्रिविलेज, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रिविलेज बहुत ज़्यादा उसे हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो इस तरीके का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको सिक्योर किया इसने, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया, सिक्योर किया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन रखा। एबॉलिश द फिड्यूल सिस्टम, जो फिड्यूल सिस्टम आपको पता है ना कि फिड्यूल सिस्टम में क्या था कि एक लैंडलॉर्ड होता है और लैंडलॉर्ड की अपनी खुद ज़मीन होती है, काफ़ी रिच लैंडलॉर्ड होता है, और एक पीजेंट होता है, ठीक है। तो पीजेंट जो है वो लैंडलॉर्ड की जो ज़मीन होती है उसमें वो फार्मिंग करेगा, ठीक है, सारा कुछ काम करेगा, और जो लॉर्ड होते हैं वो फार्मर को या पीजेंट को उसके बदले में कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सो ये था फिड्यूल सिस्टम, ठीक है। तो फिड्यूल सिस्टम को इसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें भी करी नेपोलियन ने, ऐसा नहीं है, कुछ बुरी चीज़ें भी काफ़ी उसने करी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। तो जो पीजेंट्स थे उनको फ्री कर दिया सर्फडम से। सर्फडम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कि स्लेव होते थे, पीजेंट्स जो थे स्लेव्स का काम करते थे, ठीक है। और जो मेनोरियल ड्यूज यानी कि जो उनके मेनोरियल जो उनके ऊपर जो बकाया था, जो सारी चीज़ें थी, उससे भी उनको जो है फ्री कर दिया, उनको आज़ादी दे दी। तो जो पीजेंट्स थे उनको फ्री किया सर्फडम से। सर्फडम जो भूदास प्रथा थी, जो स्लेव्स जो रहते थे, पीजेंट स्लेव्स रहते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनके यहाँ वो एज अ स्लेव का काम करते थे, ठीक है। तो उससे फ्री कराया उनको। साथ ही साथ जो मेनोरियल ड्यूज मैंने आपको बताई दी है, यानी कि जो जागीरदार के जो कर्ज वगैरह थे उनसे मुक्त कराया, जो भी उनके ऊपर बकाया था। सो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी कि जो गिल्ड प्रतिबंध था वो हटा दिया। गिल्ड इज अ काइंड ऑफ वो टैक्स होता था, ठीक है, वो टैक्स हटा दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, यानी कि बाट और माप का एक ही जो है मानकीकृत किया गया, एक ही स्टैंडर्डाइज सिस्टम रखा उसने बाट यानी वेट और मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अ कॉमन नेशनल करेंसी टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक कॉमन करेंसी रखी, यानी कि फ्रांस की किसी भी टेरिटोरी में कहीं, मतलब फ्रांस की टेरिटोरी से अगर वो कंट्री से बाहर जाता है, किसी भी दूसरी कंट्री में जाता है, या कोई चीज़ हमारी कंट्री में आती है, तो उस पे उसने एक ही करेंसी रखी। कई बार मतलब पहले क्या होता था कि अलग अलग करेंसीज होती थी, क्योंकि फ्रांस में और भी बहुत सारी टेरिटोरियल्स दूसरी कंट्री की थी, क्योंकि इसने भी बहुत सारी टेरिटरीज जो थी वो अपने अंडर में, फ्रांस के अंडर में कर ली थी। तो सब जगह की करेंसीज अलग हो रही थी, वेट मेजर करने का तरीका सब कुछ अलग हो रहा था। अलग तो होगा, किसी और कंट्री का कुछ है, किसी और कंट्री का कुछ है, फ्रांस का कुछ है। तो इसने पूरे फ्रांस की जितनी टेरिटरीज थी, यानी कि जो बॉर्डर्स पर जितनी भी कंट्री से सटा हुआ था फ्रांस, सब जगह एक ही करेंसी को यूज़ किया, ठीक है, जिससे जो माल वगैरह जाता है उसकी जो आवाजाही है उसमें जो है ईजी, सभी को ईजिली एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है हो सके, लोगों का मूवमेंट जो है वो भी ईजिली हो सके, ठीक है। सो इसलिए एक राष्ट्र समान मुद्रा रखी गई। करेंसीज टू बी यूज्ड टू कॉल्ड इन हिंदी इज मुद्रा, ओके। देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म जो है, क्योंकि नेशनलिज्म यूरोप में किस तरीके से बनना शुरू हुआ। अब क्या हुआ है, अब जो है धीरे धीरे कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे यूनिफाइड हो रही हैं, धीरे धीरे नेशनलाइज हो रही हैं कंट्री। और वो जो कंट्री जो नेशनलाइज हो रही हैं, वो कंट्री अब कैसे नेशनलाइज हुई, कैसे वहाँ पर रिपब्लिक आया, रिपब्लिक आया, एक एरो डेमोक्रेसी आई, किस तरीके से इक्वालिटी लोगों को दी, यूनिफिकेशन कैसे हुआ अलग अलग कंट्री का, वो देखेंगे अब। मिड 19th सेंचुरी नो नेशन स्टेट इन यूरोप वर देयर। सो मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1750 60 70 80 इस मिड 18th सेंचुरी के आसपास जो है कोई भी नेशन स्टेट यूरोप में नहीं था। मिड 19th सेंचुरी फ्रांस भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसके बाद यानी कि 89 में हुआ, 1991 92 93 तक चला, और धीरे धीरे वो रिपब्लिक हुआ। यहाँ नेपोलियन भी आ गया, नेपोलियन ने फिर मतलब 90s खत्म हुआ, 80s 1800 शुरू हो गया, 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। 1815 और 13 में उसने एक वॉर लड़ी, वहाँ पर वो धीरे धीरे जो है उस वॉर में जो है अपनी टेरिटरीज जो उसने कब्जाई थी, फ्रांस का डिक्टेटर बनने के टाइम पर वो टेरिटरीज उससे धीरे धीरे जो है वो जाती रही, ठीक है।
इस दौरान तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, देयर वर ओनली किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स, ठीक है। और यहाँ पर देयर वर ओनली किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स, यही 2-3 किंगडम्स थी, ठीक है। डचीज थे, कैंटोन्स थे, एंड whose rulers had their autonomous territories, तो इनकी अपनी खुद की अलग 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 जो थी टेरिटरीज हुआ करती थी, ठीक है। इनकी खुद की अपनी टेरिटरीज थी, ठीक है। और यही कुछ जो है लोग हुआ, जो एम्पायर, जो किंगडम्स थी, यही किंगडम्स थी ज़्यादातर, ठीक है। और ये किंगडम्स भी जो है अब मोनार्की यानी राजा के अंडर में थी, ऑटोमनस टेरिटरी थी, राजशाही के अधीन थे ये। एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, पूरा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक टाइप की मोनार्कीज जो है उनके अंडर में था, जिसको हम बोलते हैं निरंकुश राजशाही के अधीन थे ये, ठीक है। और and in these kingdoms lived different people with different culture and identities। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, इन किंगडम्स में जो लोग रहते थे, वो बेसिकली अलग अलग कल्चर के हुआ करते थे, अलग अलग उनकी आइडेंटिटीज होती थी, इवन उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, डिफरेंट लैंग्वेज, एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप यानी कि अलग, वो बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट से आए हुए होते थे, ठीक है। लैंग्वेज अलग है, कल्चर। एथनिक ग्रुप मीन्स टू उनकी जो जातियां हैं वो तक अलग होती थी, ठीक है, अलग अलग जातियों से आए हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है हैम्सबर्ग अंपायर का। तो हैम्सबर्ग अंपायर ने जिस पे रूल किया, दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। तो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी में हैम्सबर्ग अंपायर थी। जब हैम्सबर्ग अंपायर थी तो हैम्सबर्ग के भी लोग वहां पर रहा करते होंगे, ठीक है। हैम्सबर्ग अंपायर के लोगों के साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों के साथ साथ वहां पर और भी डिफरेंट रीजन के अलग अलग पीपल्स जो थे वहां पर रहते थे। लोगों का बड़ा सारा मिश्रण जो था वहां पे उस टाइम पे रहा करता था। इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन, एल्पाइन रीजन के लोग वहां रहते थे, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेलैंड, बोहेमिया, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग पीपल भी वहां रहते थे, प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो ये सारे इटालियन को जैसे हिंदी में बोलते हैं इतावली पीपल, ठीक है, इतावली पीपल बोला जाता है। सो इटालियन पीपल, लोम्बार्डी, ये वेनेटिया, ये सारे रीजन के लोग वहाँ रहते थे। कहने का मतलब ये है, एट दैट टाइम यूरोप में पर्टिकुलर कोई भी किसी भी कंट्री की कोई टेरिटरीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जैसे कि इंडिया में था, इंडिया की ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिंदू किंग्स जब रहते थे, मुगल्स जब आए, कोई पर्टिकुलर हिंदुस्तान की कोई टेरिटरी नहीं थी, ये टेरिटरी बाद में बनी है, ठीक है। हिंदुस्तान की भी कोई बहुत टेरिटरी नहीं थी कि हाँ इंडिया शुरू से ही वैसा था जैसे कि आज आपको इस तरीके का दिखता है, वैसा नहीं था इंडिया। इंडिया की कोई टेरिटरी नहीं थी। इंडिया में मुस्लिम्स जब आए तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पीपल रहते थे। साउथ में जो साउथ वाला पार्ट था वो पूरा स्प्रेड था, फैला हुआ था, ठीक है। वहाँ पे भी डिफरेंट पीपल्स रहते थे, साउथ इंडियन, द्रविडियन पीपल्स, ठीक है। और नॉर्थ में अगर जाएंगे, जैसे आज भी हमारे भाई नॉर्थ में कोई ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ यूपी के ही लोग हैं, वहाँ कश्मीर के भी लोग हैं हमारे नॉर्थ में, पहाड़ हैं तो हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के हैं, पंजाबी भी हैं। ईस्ट में जाएंगे आप, वेस्ट में जाएंगे, वहाँ आज भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, ठीक है। सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बहुत अलग अलग स्टेट है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हर स्टेट में अपनी खुद की अलग लैंग्वेज है। यहाँ तो फिर भी ये था कि रीजन्स अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन उस रीजन के अंदर जो लोग रह रहे थे वो कम से कम सेम कुछ भाषाएं बोलते थे, लेकिन रीजन अलग अलग थे। यानी कि सुडेंटेलैंड भी उसी में शामिल था। उस दैट टाइम सुडेंटेलैंड की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं थी, टेरिटरी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की कोई, ऑस्ट्रिया हंगरी की कोई टेरिटरी नहीं थी, बोहेमिया की कोई टेरिटरी नहीं थी, वेनेटिया, इटली की कोई स्पेशल बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। एट दैट टाइम इंटरनेशनल बाउंड्री कोई नहीं होती थी। इसी वजह से ये सारे लोग जो है मिक्सअप होके रहते थे और इस पे एक जो सबसे ताकतवर किंगडम होती थी वो इन पे जो है सब पे राज करने बैठ जाती थी, ठीक है। सो ये था कुछ इस तरीके का था, मिड 18th सेंचुरी में इस तरीके की चीज़ें थी यूरोप में। मतलब यूरोप उस समय मिड 18th सेंचुरी में इस तरीके की पिक्चर थी यूरोप की, इस तरीके के लोग, ऐसे लोग रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि हैम्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जो हैम्सबर्ग एम्पायर थी वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग वहाँ पर रहते थे, ठीक है। एंड बहुत डिफरेंट क्षेत्रों के, रीजन के बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मिश्रण था। तो ज़्यादातर वहाँ पे कौन थे आपके जो इंक्लूडेड थे लोग, वो एल्पाइन के एल्पाइन रीजन के लोग वहाँ पे रहते थे, टायरोल के, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेलैंड, एज वेल एज जो बोहेमिया, इटालियन स्पीकिंग पीपल रहते थे, लोम्बार्डी, वेनेटिया, जैसे आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, ठीक है। सो ये सारे बहुत ही मिक्सचर था लोगों का, क्योंकि प्रॉपरली वहाँ पर किसी भी कंट्री की कोई टेरिटरी डिफाइन नहीं थी। और इन सभी में जो सबसे ताकतवर किंगडम थी वो इन पे रूल कर रही थी, और वो थी आपकी हैम्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। सो हंगरी में आधी आबादी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार लैंग्वेज बोलती थी, व्हाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। बाकी जो आधी आबादी थी वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज बोलती थी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोकन पॉलिश। जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो अमीर लोग होते थे, दो पार्ट्स में यूरोप में ना लोग जो थे दो तरीके के, जैसे इंडिया में लोग रिच और पुअर के
कैटेगरी में डिवाइडेड थे जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे या मुगल्स हम पे रूल कर रहे थे, स्पेशली ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो दो कैटेगरी में लोग डिवाइडेड थे, एक रिच और दूसरे आपके आते थे पुअर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पूरे यूरोप में दो टाइप में लोग डिवाइडेड थे, रिच और पुअर। तो जो बहुत ज्यादा रिच लोग होते थे उन्हें आप कहते थे एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक लोग पीपल बोला जाता था, ठीक है। जबकि आधी आबादी विभिन्न बोली बोलती थी। तो गैलेशिया में जो अभिजात वर्ग, अभिजात बहुत एजुकेटेड और बहुत रिच लोग जो होते थे वो आपके बोलते थे पॉलिश लैंग्वेज। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब जब इतना सारे डिफरेंसेस अगर हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, तो वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी को बनाना बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। कि सब लोगों को एक साथ लाकर और एक ही विचारधारा में बांधना, सबको नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी एक साथ एक्सप्लेन करना, बताना क्या होता है भाई, आप सबको भी डेमोक्रेटिक होना है, रिपब्लिक हमें अपनी कंट्री को बनाना, इन सबको एक साथ लाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो इस तरह के मतभेदों से आसानी से राजनीतिक एकता की भावना जो है नहीं बढ़ती है या बढ़ावा नहीं मिलता है। तो ओनली tie binding these diverse group together was a common elegance to the emperor। तो इन सबको बांधने का सिर्फ एक ही तरीका था कि तो जो एम्परर है वो जो है इन सबको कॉमन बना सके, ठीक है। मतलब चाहे वो हार्ड एंड फास्ट रूल से बनाए या वो इनको समझाए कि भाई डेमोक्रेसी या इक्वालिटी, लिबर्टी यार ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सबको एक साथ बांधने के लिए जो सम्राट है, जो मतलब जो एम्परर है, किंगडम का जो एम्परर है वो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वो इन सबको एक साथ ला सकता है। और वो कैसे इनको एक साथ ला रहा था कि भाई ये सारे ही लोग जो अपना एम्परर, जो उनके एम्परर थे, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर का जो राजा था, जो किंग था, उसके प्रति बड़ा ये लोग रिस्पेक्ट शो करते थे। बहुत रिस्पेक्ट थी इनके दिल में, बहुत निष्ठा थी, बहुत ज़्यादा मानते थे, जैसे हम कह सकते हैं ये लोग उनको बहुत मानते थे, ठीक है। सो बस उसी वजह से ये एक साथ रह रहे थे, एक दूसरे का कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन और सारी चीज़ों को ये झेल रहे थे एक तरीके से। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। जो है वो क्या होते हैं? एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली सोशल एंड पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं। और जो रिच होगा, बहुत ज़्यादा रिच होगा, पैसे वाला होगा, तो वो पावरफुल होगा, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके जो लोग होते थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे पॉलिटिक्स में, ठीक है। यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। और ये सारे जितने भी एरिस्टोक्रेट होते हैं ना, सबके जो लाइफ जीने का जो तरीका था सबका एक जैसा था, एक ही कॉमन वे था लाइफ स्पेंड करने का। तो इसलिए इन लोगों में यूनिटी बनी रहती थी, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली पीपल्स होते थे। ओन्ड स्टेट एंड टाउन हाउसेस, ये बड़े बड़े स्टेट्स खरीदते थे, बड़े बड़े टाउन हाउसेस खरीदते थे इन द कंट्री साइड, यानी कि जो कंट्री साइड वाला जो एरिया होता था, यानी कि जो बाउंड्रीज होती थी। तो इंटरनेशनल जो थोड़ा बहुत जो इंटरनेशनल चीज़ें थी, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं थी, टेरिटरीज समझ लीजिए, टेरिटरीज के जो बॉर्डर्स थे वहाँ पर ये टाउन हाउसेज या आपके ओन्ड एस्टेट्स जो ओन करते थे, बड़े बड़े फार्म लैंड्स उनको ओन करते थे, ठीक है। वहीं पीजेंट्स जो थे कंप्राइज मेजॉरिटी पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे वो ज़्यादा थे पॉपुलेशन में, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी इन यूरोप की कंट्रीज़ में। यूरोप के जो रीजन्स थे, थोड़े थोड़े कंट्रीज़ नहीं थी उस टाइम पर, रीजन्स थे। वेस्टर्न यूरोप में मेजॉरिटी लैंड फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर जो लैंड था, जो फार्मर वो करते थे, उसको क्या बोल सकते हो आप, जोतते थे, ठीक है, फार्म्ड करते थे, ठीक है। तो फार्म्ड वो ज़्यादातर टेनेंट्स लोग करते थे, जो वो लोग यहाँ पे किराए पे रहते थे, या फिर जो छोटे ओनर्स होते थे, जो छोटे पीजेंट्स होते थे, वो उस फार्म लैंड को या फार्म को जो है फार्म करते थे, ठीक है, लैंड को फार्म करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सर्फ कल्टिवेटेड लैंड। तो यहाँ ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप में वही चलता था, सर्फडम वाला, ठीक है। तो वो लैंड को कल्टीवेट करते थे। अभी जो एरिस्टोक्रेट थे वो जो लैंग्वेज थी उनकी फ्रेंच स्पोकन लैंग्वेज थी, पर्पस ऑफ अ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। मतलब ये कि डिप्लोमेटिक पीपल्स थे, मतलब उनको और भी कुछ भाषाएं आती थी, लेकिन दे शो कि भाई फ्रांस के हैं हम, तो हम फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोलेंगे। फ्रेंच को ना बहुत हाई फाई मानना कि जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है वो बहुत हाई फाई है, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और डिप्लोमेसी के उससे भी मतलब पॉलिटिकली भी और हाई सोसाइटी में ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। फैमिलीज ऑफन कनेक्टेड बाई वे ऑफ मैरिजेस। तो फैमिली जो थी फ्रेंच सोसाइटी की, जो एरिस्टोक्रेट फैमिली थी, ये जो पैसे वाले लोग थे, वो ज़्यादातर आपस में एक दूसरे से मैरिजेस, एक दूसरे के बच्चों को देखने जाना और आपस में ही मैरिजेस करते थे, किसी और कंट्री या किसी और जाति के। यानी कि जैसे फ्रांस में और भी बहुत सारी टेरिटरीज नेपोलियन ने इंक्लूड कर ली थी, तो लाइक चाहे लोम्बार्डी हो गया, इटालियन पीपल से शादी नहीं करेंगे, लोम्बार्डी की पीपल से शादी नहीं करेंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी, सुडेंटलैंड, बोहेमिया, वेनेटिया, वहाँ के लोगों से शादी नहीं करेंगे, अपने फ्रेंच में ही आपस में वो लोग मैरिजेस करते थे, वहीं के लोग, फ्रेंच के लोग से ही करेंगे। हाउएवर द एरिस्टोक्रेट्स कंप्राइज्ड अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन जो एरिस्टोक्रेट का जो ग्रुप था, ये जो पैसे वालों का ग्रुप था, ये बहुत ही छोटा था, स्मॉल ग्रुप था, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल में नहीं थे ये लोग।
नेक्स्ट है हमारा इमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास ये आपने 9th में भी पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जब रिच और पुअर का गैप जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसी दौरान ये जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आया, इमर्जेंस हुआ, और इसी ने फिर बाद में चल के नेशनल असेंबली, वो 600 लोगों की, मतलब इन्होंने थर्ड स्टेट को अपने आप को घोषित कर दिया था ना, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, और अपना थर्ड स्टेट को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार इन्होंने कर दिया था, और राजा के लिए भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बहुत सारी ताकतों, पावर्स को जो है रोक लगा दी थी उसने, ठीक है। सो इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित करी, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किया इन्होंने, तो यही वो राइज ऑफ मिडिल क्लास वही वाला है। तो मतलब वही वाला नहीं है, वहाँ पर फ्रेंच के लोगों के जो मिडिल क्लास उभर के आया उनके बारे में, यहाँ पर यूरोप में भी जब रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर भी जो मिडिल क्लास था वो इमर्ज होके आया, ठीक है। सो वेस्टर्न एंड द पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड लीड टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अभी वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही थी, ट्रेड वगैरह काफ़ी अच्छा हो रहा था, लीड टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब ट्रेड वगैरह जब हो रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे टाउन्स भी बन रहे थे, सिटीज़, नई नई सिटीज़ बन रही थी, नए नए टाउन्स बन रहे थे, इमर्ज ऑफ कमर्शियल क्लासेस। तो वहाँ पे कमर्शियल क्लास रहता था, कमर्शियल जो कि ट्रेड कर रहा था, जो पैसा कमाने में, जो क्लास, जो ग्रुप कैटेगरी लोगों की जो पैसा कमाने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, बिजी रहता था, whose existence was based on production for the market। यानी कि यहाँ पर जो है जो कमर्शियल क्लासेस हैं वो whose existence was based on production of the market, यानी कि वो वहाँ पर उन टाउन्स में इसीलिए ही रह रही थी क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रही हैं, और प्रोडक्शन जो जितना भी हो रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा प्रोडक्शन वो मार्केट में बेच रहे हैं, इसीलिए वो उस जगह पर रह रहे हैं, उस प्लेस में वो इसीलिए रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्शन बाहर मार्केट में बेचना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गया था, बल्कि फ्रांस में और कुछ जर्मन के स्टेट्स में, जर्मन में और बाकी और यूरोपियन कंट्रीज में 19th सेंचुरी के आसपास जो है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो हुआ। In its wake, new social group came into being, a working class population and a middle classes। और इसी दौरान जो एक नया क्लास ग्रुप जो है इमर्ज होके आया, तो वो था आपका वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था और मिडिल क्लास, यानी कि काम करने वाले लोग जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, और वहीं से मिडिल क्लास पीपल्स जो थे, मिडिल क्लास लोगों की जो कैटेगरी थी, पॉपुलेशन थी, वो बढ़ती जा रही थी और वो इमर्ज हो रहे थे। यानी कि वो जो मिडिल क्लास लोग थे वो अब इन सारी चीज़ों को भी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है। तो बोथ द क्लासेस वर मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये दोनों ही क्लासेस इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनी तो इसी इंडस्ट्रीज के बनने की वजह से ये दोनों क्लास उभर के सामने आई, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो इन क्लास, ये जो क्लास थी मिडिल क्लास जो थी, इसमें कौन थे, इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, बिजनेसमैन थे इसमें, और प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल जो कि जॉब वगैरह, जॉब नॉर्मल जो अपने प्रोफेशंस करते हैं वो लोग थे यहाँ पर, ठीक है। आपका नेक्स्ट है द न्यू सोशल क्लास, कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास। आप इसे कमर्शियल क्लास भी कह सकते हो, उस टाइम पे कहा गया, वर्किंग क्लास भी कह सकते हो, मिडिल क्लास भी कह सकते हो, एनीथिंग यू कैन want to say you can say, okay। advocate idea of national unity, इसी मिडिल क्लास ने अपने ऊपर, ये कहते हैं ना, मतलब अब इस मिडिल क्लास ने जो है ठेका लिया था नेशनल यूनिटी को बनाने का, नेशन में आपस में यूनाइट होने का, ठीक है, अगेंस्ट एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो एरिस्टोक्रेटिक को जो बड़ा प्रिविलेज मिला हुआ था, जो रिच लोग थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई जो लोग थे, बहुत रिच लोग थे, तो उनको जो प्रिविलेज मिला हुआ था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई, और ये कि भाई सबको इन फ्रंट ऑफ द लॉ एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। तो यूनाइट हुए ये सारे कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास, ये सब कुछ यूनाइट हुए अगेंस्ट एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज के अगेंस्ट में। तो दे लेटर बिकेम अ फोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ रेवोल्यूशंस, और बाद में इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए इन यूरोप अगेंस्ट मोनार्की। बाद में इसी मिडिल क्लास ने, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास ने मोनार्की के खिलाफ इतने सारे रेवोल्यूशन किए, वैसे ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी यही मिडिल क्लास उभर के सामने आया और इन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट बहुत सारे रेवोल्यूशंस करे, ठीक है। Now what did liberal nationalism stand for? लिबरल नेशनलिज्म जो है वो क्या है, किसे कहते हैं हम लिबरल नेशनलिज्म, हम किसे कहते हैं, यानी कि उदारता, दीनता किसी के लिए दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी खड़ा हुआ उदार नेशनलिज्म, यानी कि दीनता से भरा हुआ नेशनल। अभी नेशनलिज्म प्रॉपर्ली लोगों को नेशनैलिटी या नेशनलिज्म अभी सही से मिला नहीं है, एक उदार नेशनलिज्म मिला है, ठीक है। Now liberalism idea of a national unity in early 19th century Europe were closely aligned to the ideology of liberalism। तो idea of national unity यानी कि national unity राष्ट्र एकता के विचार, ठीक है,
आइडियाज थे, ये विचार थे, ठीक है, नेशनल यूनिटी के विचार थे। तो ये 19th सेंचुरी में यूरोप में वर क्लोजली अलाइन टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे वो लिबरलिज्म से काफी ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि लिबरलिज्म में भी क्या है, लिबरलिज्म में है मुक्त। लिबरलिज्म का जो मीनिंग है डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबरल, लिबरल मीन्स होता है फ्री, मुक्त होना किसी चीज से, ठीक है। एंड स्टूड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ के सामने एवरीबडी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, इसका ये अर्थ है कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब लोग जो है इक्वल है। तो ये जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, ये जो विचारधारा है, राष्ट्र एकता की जो विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म यानी जो उदारवाद की जो विचारधारा है इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है, इसी को लिबरलिज्म कहते हैं। अब आता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लिबरलिज्म एक तरीके से उदारवादी, उदारता वाली राष्ट्र की विचारधारा है, ठीक है, उदारता वाली राष्ट्र की विचारधारा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिबरलिज्म जो है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या मिली लोगों को, मतलब लिबरलिज्म तो था, ठीक है, लिबरलिज्म चीजें आ रही थी, लेकिन इतना कोई लिबरलिज्म से इतना कुछ बहुत खास लोगों को कुछ उम्मीदें थी, लेकिन बहुत ज्यादा खास उम्मीदें थी भी नहीं। सो पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट यानी कि सरकार सहमति से बनना, लोग गवर्नमेंट को चूज करें, ठीक है, लोग जब गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट बने। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का एंड कर दिया गया यहाँ पर, और एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस यानी कि किसी को अगर कोई बहुत ही विशेषाधिकार दिया गया है उसका अंत कर दिया गया। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि किसी की भी निजी संपत्ति है उसका उल्लंघन कर दिया गया, मतलब खत्म कर दी गई वो। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट यानी कि सांसद के माध्यम से संविधान और प्रतिनिधि सरकार, यानी सांसद बने, एक प्रॉपर जो है पार्लियामेंट बने और पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाए और वहां पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो लोगों की तरफ से और फिर वहां पर गवर्नमेंट बनाई जाए। नो वोटिंग राइट्स फॉर दोज विदाउट प्रॉपर्टी, लेकिन अभी भी जो है उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज राइट टू वोट। इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब नहीं था कि उस टाइम पे जो किंग वगैरह जो रहे थे, जो भी थे उस टाइम पे, कि वो राइट टू वोट भी थे, यानी कि यूनिवर्सल सफरेज भी थे, ठीक है। राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ तो उन्होंने दे दिया कि लॉ के सामने बहुत इक्वल है, लेकिन इट डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड, यानी ये जरूरी नहीं है कि उनको राइट टू वोट भी मिले। ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी फ्रांस राइट टू वोट एंड गेट टू इलेक्टेड वाज गारंटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी कि ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, रेवोल्यूशनरी फ्रांस के टाइम पे राइट टू वोट का अधिकार जो था इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली, जिनकी प्रॉपर्टी होती थी वो भी मैन, जिन मेन्स के पास उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी सिर्फ वही, उन्हीं को वोटिंग का अधिकार था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग राइट नहीं था। साथ ही साथ वुमेन्स को भी अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं मिला था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियन डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब फ्रांस में जैकोबियन क्लब्स बना तब सिर्फ जैकोबियन क्लब्स ने सारे मेल्स को वोटिंग अधिकार दिया था, जो अडल्ट मेल था, 25 से ऊपर वाले, पढ़ा था अपने 9th में, ठीक है। हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। जब नेपोलियन कोड आया, नेपोलियन ने फिर से जो है फ्रांस पे कब्जा किया, तो फ्रांस पे कब्जा करने के बाद उसने फिर से जो है सफरेज का राइट यानी वोटिंग राइट जो है कुछ लोगों के लिए ही लिमिटेड कर दिया एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टैचू ऑफ माइनर, यानी कि स्टेटस ऑफ माइनर, सॉरी, यहाँ पर फिर से उन्होंने वुमेन को जो है वोटिंग अधिकार नहीं दिया उसने। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड, मतलब अगर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड, यानी कि जो वुमेन्स है उनको अपने फादर और अपने पतियों के अधीन कर दिया गया, जो पति और फादर का अधिकार हो सकता है, और वुमेन्स को उनके अधीन रखा, यानी कि हमेशा मतलब आप पति और फादर के अंडर में ही रहेंगी, एक नाबालिग स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। थ्रू आउट द 19th एंड द 20th सेंचुरी वुमेन एंड द नॉन प्रॉपर्टीड मैन, 19 और 20 सेंचुरी में वो वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन, मतलब वुमेन्स और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब इन दोनों लोगों ने क्या किया, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मैन, जिन मेन्स के पास, क्योंकि उनको वोटिंग अधिकार नहीं था, इधर वुमेन्स को नहीं था, तो इन दोनों ने मिलकर जो है मूवमेंट स्टार्ट किया, डिमांड करी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। यहाँ पर क्या है, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, इकोनॉमी यानी ज़्यादातर जब भी आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इट मीन्स टू से कि फाइनेंस की बात हो रही है, यानी कि वो कंट्री को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वो पर्सन जॉब करता है, ठीक है, या नहीं भी करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, एनीथिंग, अगर वो कमाता है, अर्निंग करता है, तो मीन्स वो उस देश में बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो स्टूड फॉर अ फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या दिया,
वहाँ के यूरोप के लोगों को मार्केट की फ्रीडम दे दी गई। एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो गुड्स और कैपिटल यहाँ वहाँ जो जाते थे उनके ऊपर स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसे एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन था उसे एबॉलिश कर दिया। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। नेपोलियन कोड के टाइम पे, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, नेपोलियन के टाइम पीरियड में उसने 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन जो है, पूरे जो 39 स्टेट्स थे 39 स्टेट्स को एक बना दिया था, ठीक है, कन्फेडरेशन कर दिया था, एक संघ बना दिया था, ठीक है। और जिसमें वहां पर जो आना जाना तो जो भी रहेगा, जो गुड्स वगैरह जो भी आएंगे जाएंगे, सारा माप वगैरह सब एक होगा। इसने अपने टाइम पे किया था ना। अब जब इसका टाइम खत्म हो गया, अब फ्रांस में भी और बाकी यूरोप में भी क्या हो गया, ईच हैज इट्स ओन करेंसी। हर यूरोप के रीजन की अपनी खुद की करेंसी थी। वेट था, वेट को मेजर करने का तरीका था, मेजरमेंट करने का अलग तरीका था, ठीक है। और तो इसलिए सबकी अलग अलग यहाँ पर हो गई सब चीज़ें। कस्टम बैरियर्स इन ईच सिटी हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सचेंज। जो कस्टम बैरियर्स है, यानी कि जब एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाएगा तो कस्टम ड्यूटीज जो लगती थी, जो टैक्स लगता था, उससे क्या हुआ पर्टिकुलर जो रीजन था उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकने लगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट। क्यों? क्योंकि हर रीजन का अपना एक वेट का सिस्टम था, ठीक है, मेजर करने का अपना सिस्टम था। एंड दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। और जब एक टेरिटरी एक छोटे छोटे रीजन से अलग अलग जा रहे हैं, सबकी करेंसी अलग है, वेट करने का, माप करने का, सारा मेजरमेंट करने का, सब कुछ अलग अलग है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लगता था इस प्रणाली को वो करने में। तो ये था इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है। मतलब इसमें कोई बहुत अच्छा, इन्होंने यूरोप में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस नहीं किए हुए थे। ओके, सो सच कंडीशन वर व्यू एज एन ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो इस तरीके की जो कंडीशंस थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक तरीके की बाधा क्रिएट कर रही थी, ऑब्स्टिकल एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। और जिसकी वजह से एक नई कमर्शियल क्लास यानी मिडिल क्लास जो था वो इमर्ज होकर आया, वो आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। तो इन लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट किया, इन लोगों ने ये बहस करी यूरोपियन किंगडम से, यूरोपियन जो मोनार्की थी, किंग्स थी, उन सब से ये इन्होंने मतलब आर्ग्यू लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने ये ट्राई किया, ज़्यादातर मतलब बहस ज़्यादा करी, यानी कि डिस्कशन किया कि भाई सबका एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए जो कि सबको अलाउ करे, सबको अलाउ करे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है एक टेरिटरी से दूसरी जगह सेम वेट पे, सेम मेजरमेंट पे जा सकें, लोग जा सकें, और हम कैपिटल यानी पैसा भी हम एक्सचेंज एक दूसरी टेरिटरी से हम कर पाए, ठीक। नेक्स्ट इज ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन। अभी ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन क्या है? ज़ोल्वरीन बेसिकली एक यूनियन बनाई थी लोगों ने, पीपल्स ने मिलकर एक यूनियन बनाई थी, जो कि बनी थी पर्शिया के इनिशिएटिव से। पर्शिया ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और जो बनी आपकी 1834 में। और इसमें जो थे कुछ जर्मन स्टेट्स के पीपल्स भी इस कस्टम यूनियन में शामिल थे, ठीक है। और इन्होंने जो टैरिफ बैरियर था, यानी कि एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाते थे तो वो टैरिफ जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, उस टैक्स को जो है इस यूनियन ने मिलकर एबॉलिश करवाया, खत्म करवाया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 कराया। करेंसी का जो मतलब जो उसका कहते हैं ना, जैसे जो अमेरिका की करेंसी है वो वहाँ का $1 हमारे 82 रुपीज़ के करेंसी के बराबर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा करेंसी थी तो 30 से इसको 2 करवाया। प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे टू प्रमोट मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नेटवर्क्स, रेलवेज जो थे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया ताकि गतिशीलता को बढ़ावा मिले, ठीक है। मोबिलिटी यानी कि स्पीड को बढ़ावा मिले, ट्रेड वगैरह ईजिली हो सके, लोग जो है ईजिली आवाजाही जो है वो कर सकें, ठीक है। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की उस समय एक ऐसी वेव आई, मतलब ऐसी लहर आई जिसने स्ट्रेथेंड किया द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, जिसने स्ट्रेथन किया यानी कि उसने ताकत दी जो बाकी नेशनलिस्ट थे उनके सेंटीमेंट्स को बढ़ाने का काम किया, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की लहर उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एंड व्यापक जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी लोगों के अंदर, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो और ज़्यादा मजबूत हो रही थी, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो ये ज़ोल्वरीन का यूनियन है उस समय में, क्योंकि जर्मन स्टेट्स के भी कुछ लोग जो थे ज़ोल्वरीन में यूनियन में शामिल थे। तो यहाँ पर ये दिखाया है कुछ जर्मन कार्टून, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जर्मन कार्टून्स यहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ ये जर्मन कार्टून ऑन कस्टम प्रेयर टू ज़ोल्वरीन 1834, क्योंकि जर्मन स्टेट के पीपल्स भी जो थे वो इसमें शामिल थे, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर ये इस पिक्चर में जो है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। वहाँ के वो उस टाइम के जो ज़ोल्वरीन यूनियन जो इन्होंने बनाई थी वो कुछ कार्टून्स वगैरह लेकर यहाँ पर जो है उनका ये ठेला वगैरह है यहाँ पर लेकर वो जा रहे हैं कहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद जो है
वो क्या नया कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिव पीपल्स जो थे, कुछ लोगों की विचारधारा में कुछ कंजर्वेटिव्स लोग जो थे वो ज़्यादा आ गए थे, लोगों के अंदर कुछ कंजर्वेटिज्म जो चीज़ें जो थी वो ज़्यादा आ गई थी आफ्टर 1815 के बाद। कुछ ऐसा इस तरीके का एनवायरनमेंट बना, तो कुछ कंजर्वेटिव्स जो पीपल्स थे वो अब यहाँ पर जो है कुछ सामने आने लगे। ठीक है, अभी वो कंजर्वेटिव्स के क्या व्यूज़ थे, क्या उनके प्लान्स थे, किस तरीके से उन्होंने किया सारी चीज़ें, लेट्स सी दैट। कंजर्वेटिव नाउ, कंजर्वेटिव्स जो थे वो बेसिकली क्या था, पीपल जो थे उनकी कुछ थिंकिंग्स, कुछ अलग टाइप की थिंकिंग। पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, मतलब वो पीपल जो अपनी ट्रेडिशन, मतलब वो ये बिलीव करते थे कि पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं, ट्रेडिशन जो चला आ रहा है वही कंटिन्यू होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जो कंजर्वेटिव पीपल से जो ग्रुप निकल के अब आया कंजर्वेटिव का, तो लाइक उनका था कि मोनार्की होनी चाहिए, चर्च होना चाहिए और चर्च की फैमिली ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एक्सेट्रा। तो ये वही लोग सोचते थे जो इन जो फैमिली से बिलोंग करते थे, वही ये सोचते थे। विद चेंज इनिशिएटिव बाय नेपोलियन, तो नेपोलियन ने जो चेंज डाला था, जो भी चीज़ें जो है चेंज करी थी नेपोलियन ने, तो उसको वो थोड़ा बहुत मतलब एक्सेप्ट करने को तैयार थे, बट नॉट ऑल। ठीक है, थोड़े बहुत जो उसने चेंजेस किए थे, ठीक है, कि हाँ लाइक दैट, कि हाँ अगर ठीक है चेंजेस किए उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ फिर मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। सो यहाँ पे क्या था कि जो बहुत ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स थे हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ अ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, यानी कि हालांकि जो अधिकांश जो रूढ़िवादी लोग थे, वो रूढ़िवादी लोगों की क्या विचारधारा थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, पूर्व क्रांतिकारी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्रांतिकारी के जो वो जो टाइम पीरियड था, उन दिनों में समाज में वापसी का प्रस्ताव नहीं रखा, यानी कि दोबारा से जो वो प्री रेवोल्यूशनरी जो डेज थे वो नहीं चाहते थे कि वो चीज़ जो है दोबारा वापस आए, प्री रेवोल्यूशनरी डेज। ठीक है, रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो टाइम था, मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, जो राजा का रूल था, वो जो थे वो चीज़ वापस आने के पक्ष में तो वो नहीं थे। ठीक है, बट रेसिस्टेंट टू एनी आइडिया ऑफ चेंज बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो है परिवर्तन के किसी विचार के प्रति प्रतिरोधी, यानी कि रेसिस्टेंट भी मीन्स कोई भी विचार के प्रति जो थे वो प्रतिरोधी थे, मतलब किसी भी तरीके के चेंज नहीं चाहते थे बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तो कोई चेंज नहीं चाहते थे, रादर दे रियलाइज्ड, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज्ड हुआ फॉर द चेंजेस इनिशिएटिव बाय नेपोलियन, कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए हैं हमारी सोसाइटी में या फ्रांस में जो चेंजेस किए हैं, दैट मॉडर्नाइज्ड कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तब उनको ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि आधुनिकरण, अगर आधुनिकरण होता है यानी कि मॉडर्नाइजेशन होता है, नई नई चीज़ें हम अपनाते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं चीज़ों को, साइंस को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उससे क्या होगा, वास्तव में राजशाही जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत कर सकता है। यानी कि अगर मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो जो मोनार्की है, राजशाही जो परंपराएं हैं, रॉयल फैमिली में जो परंपराएं चलती हैं, रॉयल फैमिली में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उससे मतलब वो ये चाहते थे, उससे समझ रहे थे वो कि किंग और क्वीन का जो रूल है वो और ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो जाएगा और इससे मजबूत हो जाएगा, मोनार्की इससे मजबूत हो जाएगा। इट वुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो ये भी समझ गए थे कि यह राजशक्ति जो है वो अधिक प्रभावी और मजबूत बना सकता है, कि मतलब जो नेपोलियन ने जो चेंजेस किए हैं मॉडर्नाइजेशन के, तो अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो इससे मोनार्की और स्टेट की पावर्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग भी होंगी। कंजर्वेटिव पीपल्स जो थे ना, ये वही लोग थे जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब जो रॉयल फैमिली जो थी आपकी बिजनेस जो चर्च के मेंस थे, चर्च के बड़े बड़े जो लोग थे, वो अब कंजर्वेटिव्स, उन्होंने उनका ग्रुप जो बन गया था वो कंजर्वेटिव बन गया था। ठीक है, तो उसके बाद नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए, उन चेंजेस पे उन्होंने नजर डाली और नजर डालने पर यह पता चला कि भाई क्या क्या चेंजेस किए हैं। भाई ये कि मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, एक कुशल नौकरशाही होनी चाहिए, एक गतिशील अर्थव्यवस्था, डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को एबॉलिश करना पड़ेगा, सर्वडम को एबॉलिश करना पड़ेगा। द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म आपको बात पता ही है, समांतवाद और दास प्रथा, सर्फडम जो दास रखते थे अपने, ठीक है, अपने जो लैंडलॉर्ड्स अपने पास, अपने पीजेंट्स जो है वो दास बना के रखते थे, तो दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि इसको एबॉलिश करना पड़ेगा। सर्वडम, एबॉलिशन ऑफ सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो यूरोप की जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ये कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियंस के कंजर्वेटिव का अलग एक ग्रुप बन गया था और कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन के साथ यहाँ पर
देयर इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, वाटरलू में 1815 में लड़ाई हुई और 1815 में नेपोलियन जो था इस वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, ठीक है। सो इसी वाटरलू की लड़ाई में हारने के बाद नेपोलियन जो है आपका इसके बाद यहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ वेरा हुई और एक ट्रीटी साइन करी गई वाटरलू की लड़ाई के बाद 1815 में, ओके। सो वेयर कहाँ पर हुई थी ये ट्रीटी हुई थी आपकी वियना में। व्हेन 1815 मेंबर्स जो थे वो इसमें कौन कौन थे आपके, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, पोशिया, जिसे बाक कहा जाता है, इन शॉर्ट इसको बाक कहा जाता है, ठीक है। हु होस्टेड, इसमें होस्ट कौन था, किसने इसको होस्ट किया था, दैट इज ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। तो ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मैटरनिच जिन्होंने इस ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था। वाई टू ब्रिंग बैक कंजर्वेटिज्म, रिस्टोर मोनार्की इन यूरोप आफ्टर नेपोलियंस डिफीट्स, यानी कि ये ट्रीटी ऑफ वियना जो थी वो क्यों हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ वियना जो है सारे कंजर्वेटिव्स ने ऑल ओवर द यूरोप नेपोलियन के हारने के बाद, नेपोलियन को जब हरा दिया उसके बाद उन्होंने फिर से जो है यूरोप में मोनार्की को इस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर फिर से करी। यहाँ पर डिस्कस हुआ कि भाई जो है आपका मोनार्की ही इस्टेब्लिश होनी चाहिए, मोनार्की को ही हमें रिस्टोर करना है, मोनार्की ही बेस्ट है, ठीक है। चेंजेस ब्रॉट बाय ट्रीटी, तो अब ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई है, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो है क्या क्या चेंजेस हुए आपके कहाँ पे, फ्रांस में, साथ ही साथ यूरोप में भी, और क्या क्या चेंजेस हुए उन चेंजेस को देखेंगे अब। नाउ द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। अब दोबारा से हम लॉर्ड फिर के इतना घूम फिर के इतनी लड़ाई लड़ी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुई, ठीक है, और इतना सब कुछ हुआ। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ इतना सब कुछ किया फ्रांस के लोगों ने, ठीक है। और वहाँ पे बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और जैकोबियंस क्लब बने, कितनी सारी चीज़ें हुई फ्रांस में, ठीक है। लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। वाटरलू में 1815 में नेपोलियन के हार जाने के बाद दोबारा से यूरोप के जितने भी कंजर्वेटिव पीपल्स थे उन्होंने ये फिर से डिसाइड किया कि भाई जो बॉर्बन डायनेस्टी जिसका राजा था, जो डायनेस्टी का राजा था आपका किंग लुइस 16 जो राजा था, ठीक है, वो किंग लुइस 16 की जो डायनेस्टी थी उसको दोबारा रिस्टोर करने के बारे में वहाँ पर पहले तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई और दोबारा रिस्टोर फ्रांस में की कर दिया गया। तो क्लास 9 से यहाँ तक जितना हम पढ़ के आए थे, फ्रांस में ये हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन, छोटे मोटे रेवोल्यूशन ऑल ओवर द यूरोप में जो है आपके होते रहे। अब वो होते लिबरलिज्म हुआ, लिबरल कुछ ग्रुप सामने आए, कुछ आपके ये कंजर्वेटिव्स आया, कंजर्वेटिव्स ने फाइनली क्या किया, कंजर्वेटिव्स जो थे लिबरल थे और एक ग्रुप क्या किया आपका, यहाँ पर जो है फिर से फ्रांस में सारा भाई बैठ के ट्रीटी ऑफ वियना हुई, डिसाइड किया, और यहाँ पर दोबारा से फ्रांस में जो है जो बॉर्बन डायनेस्टी का जिसका किंग था लुइस 16 उसको जो है दोबारा लाकर वही डायनेस्टी दोबारा रिस्टोर कर दी, ओके। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो साथ ही साथ जब बॉर्बन डायनेस्टी को इन्होंने रिस्टोर किया कंजर्वेटिव्स ने, तो फ्रांस जो थी अपनी जो टेरिटरी फ्रांस ने नेपोलियन के टाइम पे, नेपोलियन ने जो अदर टेरिटरीज अपने कैप्चर करी थी, फ्रांस में जो अदर टेरिटरीज मिला ली थी, वो सारी टेरिटरीज अब फ्रांस से अलग हो गई, या कह सकते हैं फ्रांस के हाथ से दोबारा चली गई, छूट गई, ठीक है। टेरिटरीज वर डिवाइडेड, अब टेरिटरीज अलग तरीके से डिवाइड की गई। टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन बाउंड्री वर सेटअप, यानी कि अब फ्रांस की जो है एक्सपेंशन बाउंड्री, कि फ्रांस कहाँ तक फैला हुआ है, तो एक्सपेंशन बाउंड्री जो थी वो सेटअप करी गई फाइनली, ठीक है। अभी भी फाइनली नहीं हुआ है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एट दैट टाइम और दैट टाइम के लिए जो है फ्रांस की बाउंड्री जो है वो सेटअप करी गई। किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वाज सेटअप इन नॉर्थ, तो नॉर्थ में फ्रांस के किंगडम ऑफ नीदरलैंड थी, एंड ग्योना वाज एडेड टू पेडीमोंट इन द साउथ, और जिनेवा को जो है पिडमोंट वाला जो कंट्री का पार्ट था उसके साउथ में जिनेवा था, उसको वहाँ ऐड कर दिया गया। पोर्शिया वाज गिवन टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर, तो पोर्शिया को वेस्टर्न फ्रंटियर की टेरिटरीज दी गई पर्शिया के अंडर में, ठीक है। पोर्शिया तो खत्म ही हो चुका है, ठीक है। तो पर्शिया क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। पर्शिया का जो पार्ट्स जो थे पर्शिया के वो रशिया में चले गए, कुछ आपके यूक्रेन में नहीं, पोलैंड में चले गए, ब्रुसेल्स में चले गए, यहाँ वहाँ सब पूरा पर्शिया जो था बर्बाद खत्म ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। वेस्टर्न जो पश्चिमी सीमा के क्षेत्र थे वो दिए गए, वाइल ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन टू कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली, ऑस्ट्रेलिया को जो है आपका नदर्न इटली का कंट्रोल जो है वो दिया गया, ठीक है। सो ये ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो चेंजेस आए ये उसके बारे में बता रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए। सबकी बाउंड्रीज फ्रांस की, जिनेवा की और नेदरलैंड की, ऑस्ट्रिया की, सबकी जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो अब इस समय जो ऑस्ट्रिया हंगरी है सबकी बाउंड्रीज जो थी वो सेटअप कर दी गई, ठीक है।
कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अभी इन्होंने कंजर्वेटिव्स जितने लोग थे इन लोगों ने क्या किया, अपना एक 1815 के बाद एक अपना नया रिजीम सेटअप किया, एक इनका अब शासनकाल चलने लग गया, ठीक है, शासन व्यवस्था करी इन्होंने, ठीक है, ये एक स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था करी। और वो शासन व्यवस्था कैसी थी, वो ऑटोक्रेटिक थी, यानी कि निरकुश थी, यानी कि मीन्स टू से उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दैट इन्होंने बनाए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो कि उसके खिलाफ जो है कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्लब ऑफ थिंकर एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820, ठीक है, 1820 का ये पिक्चर किसी आर्टिस्ट ने जो ये पोर्ट्रेट करी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इनके सबके ये देख रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे मुंह पे ना पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। तो यानी कि इस शासन के खिलाफ सबके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, ये बैठ के जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई जब पट्टी मुंह पे बांध दी है, ऑटोक्रेटिक रूल कर दिया है, ठीक है, सारी शासन व्यवस्था जो है निरकुश कर दी है, रूढ़िवादी इन लोगों ने कर दी है। तो भाई जब पट्टी लगा दी है मुँह पे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई कौन उसके खिलाफ बोलेगा, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता है, ठीक है। सो क्या क्या इन लोगों के जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी कि डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट में, मतलब कोई भी बंदा जो है अगर वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के, कंजर्वेटिव एक तरीके से गवर्नमेंट ही बन गई यहाँ पे, ठीक है, अगर वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेगा, कोई आलोचना करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, ऐसा असहमति जो है दिखाएगा कि हम भाई इस गवर्नमेंट से, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से सहमत नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि निरकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग करी, यानी कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कहेगा तो उस पर अंकुश लगाने की मांग की गई कि कुछ भी कहेगा तो उसको स्टॉप किया जा सके, कि कैसे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो इस तरीके के लॉ बनाए जाएं, ये बोला गया। नेक्स्ट आता है सेंसरशिप लॉ इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, अखबार, किताबें, नाटक जितने थे सब पे सेंसरशिप लगा दिया कि विदाउट द गवर्नमेंट की परमिशन के जो है कोई भी चीज़ जो है प्रिंट नहीं होगी, न्यूज़पेपर में कुछ छपेगा नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कर दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस मोटिवेटेड लिबरल एंड नेशनलिस्ट टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। अभी ये सारी चीज़ें जो कंजर्वेटिव्स ने करी, इन सारी चीज़ों के करने के वजह से जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, उनको जो है अब मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का एक उनको वो मिल गया, मतलब एक मोटिव मिल गया कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, तो उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। तो मतलब प्रेरित कैसे, क्योंकि इन्होंने सेंसरशिप लगाई, तो बोले भाई ये तो सेंसरशिप तो नहीं होनी चाहिए करके, ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए फाइट। नेक्स्ट आते हैं हम रेवोल्यूशनरीज, यानी कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी कंजर्वेटिव के अगेंस्ट जो है और रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है वो आके खड़ा हो गया। अभी कौन सा वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, दैट इज कम टू हियर। ये रेवोल्यूशनरीज जो थे वो कौन थे, हु वर रेवोल्यूशनरीज, ये रेवोल्यूशनरीज अब कौन से भाई निकल के आए, एक और नए रेवोल्यूशनरीज यहाँ पर इसके बाद। एंड नाउ दीज आर रेवोल्यूशनरीज वर लिबरल नेशनलिस्ट हु बिलोंग्स टू एजुकेटेड बिलोंग्स टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। तो यहाँ पर ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये बेसिकली लिबरल नेशनलिस्ट थे, और ये एक एजुकेटेड जो मिडिल क्लास था, वो मिडिल क्लास जो कि एजुकेटेड था, ठीक है। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले जो थे ये लिबरल्स का पूरा ग्रुप था, जो कि चेंजेस चाहते थे और बहुत सारी चीज़ें जैसे सेंसरशिप हटाना चाहते थे, इस तरीके की चीज़ों की इन लोगों की डिमांड थी। नाउ दीज लिबरल्स बिकेम रेवोल्यूशनरीज विद अ मोटिव टू ओवरथ्रो मोनार्की। इन लिबरल्स का क्या मोटिव था कि भाई मोनार्की को जड़ से उखाड़ के खत्म करना है, इनका मेन मोटिव यही था। कैसे भी हो, चाहे आप बॉर्बन डायनेस्टी की दोबारा रिस्टोर किया फ्रांस में, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन मोनार्की को तो हमें हटाना ही हटाना है, ये इनका मोटिव था, ठीक है। After 1815, fear of repression drove many liberal nationalists underground and led to the formation of secret society. अभी आफ्टर 15 क्या हुआ, जो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे इन्होंने रेवोल्यूशन करने के बारे में सोचा और कहीं हद तक बहुत सारे कुछ छोटे छोटे रेवोल्यूशंस किए, करने की कोशिश करी, लेकिन फियर ऑफ रिप्रेशन की, हमें जो है रिप्रेस कर दिया जाएगा, हमें कुचल दिया जाएगा, इस डर से क्या किया लिबरल नेशनलिस्ट सारे के सारे जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने एक जो है सीक्रेट सोसाइटीज जो है अंडरग्राउंड छुप छुप के अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाने लग गए। ये सेम चीज वही चल रही है जो कि इंडिया में एट द सेम टाइम इस 1815 के टाइम पर इंडिया में अंग्रेजों के अगेंस्ट जो थी सीक्रेट सोसाइटीज बन रही थी ना, सीक्रेटली
ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सीक्रेटली प्लान्स बनाते थे कि भाई अंग्रेज जो थे हमारा सोना जो लेकर जा रहे थे लूट के ट्रेन में, काकोरी वाला जो कांड आपको याद होगा, काकोरी कांड के टाइम पे, ठीक है, तो वो जो लेके जा रहे थे उसको कैसे हमें लूटना है, कैसे हमें अपना सोना वापस करना है, लेना है, तो ये भी सीक्रेट्स प्लान बनाते थे। अंग्रेज को कहाँ पर किस जनरल डायर को जैसे मारा तो कहाँ पर किस जगह पर मारना है, सीक्रेट्स प्लान्स बनते थे। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ठीक है। अभी सीक्रेट सोसाइटी का क्या था कि मेंबर्स जो थे इस सीक्रेट सोसाइटी के लिबरल नेशनलिस्ट बिगेन टू ऑपरेट अंडरग्राउंड। जो लिबरल नेशनलिस्ट जो भी थे वो इसके लीडर थे, और ये लोग जो भी ऑपरेट कर रहे थे वो अपना अंडरग्राउंड से ही सारा काम जो था वो अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली इसके क्या थे? ऑब्जेक्टिव इसके ये थे, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ के फेंकना, ये इनका मोटिव था। फाइट फ्रॉम फ्रीडम एंड लिबर्टी, फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट करना। अपोज ऑटोक्रेटिक रिजीम, ऑटोक्रेटिक रिजीम को किसी भी तरीके से खत्म करना। ऑटोक्रेटिक रिजीम यानी ऑटोक्रेटिक जो ढर्रा चल रहा था, जो दौर चल रहा था, ऑटोक्रेटिक दौर को जो है वो अपोज करना, उसको किसी भी तरह से जो है उसके अगेंस्ट में हर चीज़ जो है बोलना, मतलब उसके अगेंस्ट हमें किसी भी तरीके से उसको रोकना, ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को रोकने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो ये इनका मेन, ये 2-3 जो है इनके मोटिव्स रहे हमेशा लिबरल नेशनलिस्ट के। ओके, गुज़िपे मैज़ीनी के बारे में। गुज़िपे मैज़ीनी जो थे वो यही जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे, नेशनलिस्ट जो लीडर थे वो थे आपके गुज़िपे मैज़ीनी, और ये जो थे इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इटली के थे, ये बॉन्ड थे जेनेवा में 1807 में इनका बॉन्ड था, ठीक है। मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी, कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि रेवोल्यूशनरीज ने बनाई थी, उसके ये मेंबर थे, ठीक है। फाउंडेड 2 सोसाइटी, उसके बाद इन्होंने 2 सोसाइटी बनाई, 2 और सोसाइटीज मतलब इन्होंने बनाई। यंग इटली इन मार्सलीज, ठीक है, मार्सलीज की एक मतलब यंग, मार्सलीज इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो वहां पर यंग इटली के जो लोग थे उनकी सोसाइटी एक बनाई मार्सलीज, और दूसरी यंग यूरोप इन बर्नी, एक बनाई आपकी यूरोप में यंग बर्नी, बर्नी यंग यूरोप, जो यंग यूरोप के सारे जो यंग बच्चे थे, यंग जो लोग थे, उनको कलेक्ट करके एक सोसाइटी बनाई। व्हाट हैज बिलीव, इनका क्या बिलीव था गुज़िपे मैज़ीनी का? इनका बिलीव था कि ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो इनका मानना था कि जो आपका गॉड है उसने जो है नेशंस बनाए नेचुरली मैनकाइंड के रहने के लिए, ठीक है। जो गॉड है, गॉड ने जो मतलब एज ऑल आर दे आर क्रिश्चियंस, तो वो यही मानते हैं कि खुदा ने, गॉड ने, जीसस ने जो है जो कंट्रीज बनाई हैं, जो नेशंस बनाए हैं, तो जो ह्यूमंस वहाँ पर उन नेशंस में जहाँ पर भी वो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पर जिन नेशंस में दे रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से वो नेशंस जो है उनको मिले हुए हैं। किसी कोई दूसरा उस पर आकर कब्जा करे या कुछ चेंजेस किए जाएं उस वहाँ पर, ठीक है, कुछ चेंजेस के थ्रू उसमें कुछ किया जाए, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ओके, तो ये उनका मानना था। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो जो इटली थी वो छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों का एक समूह बनकर ही रह सकता था, क्योंकि मतलब इटली में बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे, बहुत छोटे छोटे जो आपके राज्य थे, स्टेट्स, वो सारे इटली में जो थे इंक्लूडेड थे। फाइनली जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो कुछ पार्ट जो है इटली का भी, सबका यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे, जर्मनी कैसे प्रॉपर बना और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, अभी हम वो सब कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से यूरोप की सारी कंट्रीज स्पेशली बाद में फाइनली बनी, उनकी फाइनली इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनी, क्योंकि हर कंट्री में हर जो रीजन था, मतलब जर्मनी के रीजन में सिर्फ जर्मन्स नहीं रहते थे, वहाँ फ्रांस भी थे, डचेस भी थे, इटालियंस भी थे, बहुत सारे पीपल्स सभी एरिया में मिक्सअप होके रहते थे, ठीक है। सो बाद में अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द कल्चर को देखते हुए, उनका ट्रेडिशन, उनका सारी चीज़ें, रहना खाना पीना, इन सब को देखते हुए जिनका सेम था, फिर उनको वो कंट्रीज उनको अलग अलग किया गया, और जो जिस पोर्शन में रहते थे उनको वो एरिया दिया गया, ठीक है। नाउ यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो यूनिफिकेशन ही, जैसे मैंने अभी बताया, केवल एकीकरण ही इटली को स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दे सकता है, ठीक है। कि अगर इटली स्वतंत्र होना चाहता है तो वो तभी हो पाएगा जब इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन होगा तभी उसको स्वतंत्रता मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के, ट्रेडिशन के, लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे वहाँ पे रहते थे। मैज़ीनी एक जो है रिलेंटलेस अपोजिशन था मोनार्की के खिलाफ, मतलब बहुत ही तगड़ा
ऑपोजिशन करते थे वो मोनार्की के अगेंस्ट में, ठीक है। ये आप कह सकते हो राजशाही के लगातार विरोध, मतलब उन्होंने लगातार जो है मोनार्की का अपोजिशन किया, विरोध लगातार करने के वजह से क्या हुआ, ही एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव। उन्होंने इतना ज़्यादा अपोज किया आपको मोनार्की को, बहुत बार बार अपोज किया कि मोनार्की तो किसी भी हालत में नहीं आने वाली, ठीक है, नहीं लेकर आएंगे हम यूरोप में, पूरे यूरोप में, ठीक है। सो और डेमोक्रेटिक के रिपब्लिक के, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट के रिपब्लिक जो कि पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक जहां पर अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी सरकार खुद बनाती है, ठीक है। सो उसके वो बहुत ही ज़्यादा उनका विजन था, होनी चाहिए यूरोप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। सो इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा इनसे घबराने लग गए थे, बहुत ज़्यादा डर खौफ खाने लग गए थे कि भाई ये तो बहुत अपोजिट है, इसके मोनार्की के तो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है, अब तक का बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा लीडर जो अपोज करता था इसको, ठीक है। सो मेटरनिश डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिश ने इनको जो था गुज़ेफे मज़ीनी को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस, ठीक है, एक एनिमी बताया, दुश्मन बताया। किसका दुश्मन थे ये थे बेसिकली मोनार्की के दुश्मन, ठीक है, मोनार्की के बहुत बड़े दुश्मन ये माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं द एज ऑफ इविल रेवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन हो गया है, इट्स रेवोल्यूशन। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन, अभी 1330 से लेके 1848 तक पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन जो है होते रहे। अब कौन कौन से क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स हुए, कौन कौन से बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए, उनके बारे में अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, कौन कौन से बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए, ओके। तो बड़े रेवोल्यूशंस में थे, सबसे पहला आपका रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, कमर्शियल मिडिल क्लास। तो जो रेवोल्यूशंस जिन्होंने स्टार्ट किए उनमें ये दो पर लोग जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन किया, कमर्शियल मिडिल क्लास ने जो है सबसे ज़्यादा आपका रेवोल्यूशंस किए, ताकि यूरोप में जो है डेमोक्रेटिक और आपकी रिपब्लिक जल्द से जल्द आए। तो इनका रेवोल्यूशन बाद में, पहले तो स्टार्टिंग में आपको वहाँ पर भी पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि वहाँ पर मिडिल क्लास ने बाद में काफ़ी रेवोल्यूशन किया। जो मिडिल क्लास वो जो थर्ड स्टेट में आता था, वो मिडिल क्लास नहीं, वो थर्ड स्टेट में आता था। अब थर्ड स्टेट में वहाँ पे एजुकेटेड भी थे, कुछ रिच लोग थे, उन रिच लोगों ने जो है अपने से थर्ड स्टेट में जो पुअर थे उनको छोड़ दिया, 600 लोगों की वो नेशनल असेंबली बना के उसको नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उन्होंने, ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो यूरोप में रेवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर पूरे मिडिल क्लास, कमर्शियल मिडिल क्लास, वो सबके सब जो है एक साथ आ गए ना। यहाँ पर अभी 2 ग्रुप्स बन गए थे, एक था कंजर्वेटिव्स का, दूसरा था लिबरलिज्म एंड नेशनलिस्ट का। तो लिबरल्स जो थे वो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, लिबरल्स जो थे वो चेंजेस चाहते थे, चेंजेस जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हो, लोगों के लिए अच्छे हो, कंट्री के लिए अच्छे हो, नेशन, कंट्री, नेशन, स्टेट, कुछ भी कह लो आप, नेशन के लिए अच्छे हो, पुअर्स के भी लिए अच्छे हो, मिडिल क्लास के लिए भी अच्छे हो, रिच जो लोग हैं वो तो रिच है, उनको गरीब नहीं किया जा सकता, उनके लिए भी अच्छे हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, वोटिंग अधिकार मिले, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लिबरल्स ये सारी चीजें चाहते थे कि चेंजेस होने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार आनी चाहिए। एंड लेटर ऑन दे बिकेम द रेवोल्यूशनरीज, और यही बाद में चल के इन्होंने इतने सारे रेवोल्यूशंस किए, तो यही चल के बाद में रेवोल्यूशनरीज कहलाए। इन फर्दरनेस ऑफ देयर मोटिव 3 रेवोल्यूशंस आकर, बाद में इनके जो है 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़े जो इवेंट्स हुए, जो रेवोल्यूशन हुए, वो था आपका फर्स्ट जुलाई रेवोल्यूशन, बेल्जियन रेवोल्यूशन एंड ग्रीस रेवोल्यूशन, ओके। एज ऑफ रेवोल्यूशन सब 1830 से 1848 तक जो लगातार कंटिन्यूसली जो रेवोल्यूशंस हुए वो कौन कौन से थे। द फर्स्ट अपीवल, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जो है एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए और आपके 5 पॉइंट्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, ओके। सो ये 5 पॉइंट्स में ये आ सकता है, द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड रेवोल्यूशंस आप 1830 से 48 तक जो भी रेवोल्यूशन हुए, ब्रुसेल्स रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन हो गया, बेल्जियन रेवोल्यूशन हो गया और ग्रीस रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। द फर्स्ट अपहीवल जो था वो फ्रांस में हुआ जुलाई 1830 में, जिसे जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सबसे पहले जो है वो सेटअप करी गई। लुई फिलिप वाज इट्स हेड, और लुई फिलिप्स जो थे वो उसके हेड थे। सेकंड आपका था ब्रुसेल्स रेवोल्यूशन। ब्रुसेल्स रेवोल्यूशन में बेल्जियम ब्रोक अवे, बेल्जियम ब्रोक हो गया था फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया था ब्रुसेल्स रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट आता है द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी ग्रीस रेवोल्यूशन है जो कि 1832 में हुआ, या ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं आप इसे। इट वाज अ इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलियट। यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग मोबिलाइज्ड हुई अक्रॉस द यूरोप, पूरे ऑल ओवर यूरोप में। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, यानी कि ग्रीस जो था पिछले 15 सेंचुरी से 15th सेंचुरी, 15 सेंचुरीज नहीं,
15th सेंचुरी से जो है वो ग्रीस जो है वो ऑटोमन अंपायर के अंडर में था। ऑटोमन यानी कि मुस्लिम अंपायर्स के अंदर था। ऑटोमन अंपायर मुस्लिम अंपायर्स जो थी, मुस्लिम किंग्स जो थे, उनके अंडर में ग्रीस 15वीं शताब्दी से उनके अंडर में था। The growth of revolutionaries nationalism in Europe sparked off struggle for independence among the Greek, which began in 1821. अभी यूरोप में जो पूरे नेशनलिज्म वाले पीपल्स ने, पूरे नेशनलिस्ट ने जो रेवोल्यूशन छेड़ रखा था, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, या ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, जो यूरोप में पूरा रेवोल्यूशनरीज ने जो रेवोल्यूशन छेड़ रखा था पूरा नेशनलिज्म को लेकर, ठीक है, वो पूरे यूरोप से धीरे धीरे वो ग्रीक में भी स्पार्क्ड हुआ। उसकी जो चिंगारी थी वो ग्रीस में भी पहुंची, ठीक है, और ग्रीस में भी धीरे धीरे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो थी लोगों के अंदर स्टार्ट हो गई। लोगों ने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर दी, बिगेन इन 1821, जो 1821 में आपकी स्टार्ट हुई। नेशनलिस्ट इन ग्रीस, ग्रीस में जो नेशनलिस्ट थे गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स, ग्रीक के आसपास की जो कंट्रीज थी और जो लोग ग्रीक के आसपास जो रहते थे उनसे ग्रीक के लोगों को सपोर्ट मिला नेशनलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। उन लोगों ने भी ग्रीस को सपोर्ट किया। लिविंग इन एक्साइल, जो जेल में पड़े हुए थे कुछ लोग, एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियन हु हैड एम्पैथीज फॉर एशियंट ग्रीक कल्चर। और जो कुछ वेस्टर्न यूरोप के लोग थे, वेस्टर्न यूरोप के राज्य में जो छोटे राज्य थे, बहुत छोटे छोटे, वहाँ के लोगों ने भी ग्रीक को जो है सपोर्ट किया। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनको ग्रीक के कल्चर से बहुत सिंपैथी थी, ठीक है, ग्रीक का कल्चर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, एशियंट ग्रीक का कल्चर, तो उसके वजह से भी ग्रीक के जो लोग थे उनको सपोर्ट किया नेशनलिज्म स्टैब्लिश करने के लिए। पोइट एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पोइट्स ने, आर्टिस्ट ने अपनी पोएम्स में, अपने आर्टिकल्स वगैरह में, चीज़ों के बहुत सारी आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर वगैरह में ग्रीस को एक क्रेडल बताया यूरोपियन सिविलाइजेशन का, कि ग्रीस जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडल है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडल, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएंगे क्रेडल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर पोइट्स ने और आर्टिस्ट ने एक यूरोपियन सिविलाइजेशन को ग्रीस का क्रेडल, एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन ग्रीस को बताया गया, और सारी जनता की ओपिनियन इकट्ठी करी, ठीक है, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल। मतलब जो पोइट्स और आर्टिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जो स्ट्रगल कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, मुस्लिम अंपायर के अगेंस्ट। ऑटोमन अंपायर के अंडर में था ना, जिसमें मैंने आपको बताया मुस्लिम किंग्स मुस्लिम अंपायर के अंदर, तो वहां पर उन्होंने सभी की पब्लिक ओपिनियन सबको इकट्ठा किया, पब्लिक ओपिनियन सबसे पूछी कि भाई जो स्ट्रगल चल रहा है ये स्ट्रगल आप कहाँ तक लेके जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। सो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। खैर एनीवेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ओपिनियंस कलेक्ट करी। नाउ इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रेयन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। तो जो इंग्लिश के पोएट थे लॉर्ड ब्रेयन, इन्होंने जो है धन की व्यवस्था की और बाद में युद्ध, जो भी लड़ाई हो रही थी आपकी, बाद में वो युद्ध में चले गए, युद्ध लड़ने के लिए चले गए। और जहाँ पर 1824 में वहाँ पे उनको फीवर हो गया, फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि एट दैट टाइम इतना कोई वो नहीं हुआ करती थी, मेडिसिन और फीवर के लिए इतना ट्रीटमेंट जो है डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद फाइनली जो है 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। कॉन्स्टेंटिनोपल से जो है कॉन्स्टेंटिनोपल से जो है इनका संधि हुई, इनकी ट्रीटी हुई, और ट्रीटी में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बता दिया गया। इंडिपेंडेंस नेशन का के लिए मान्यता दे दी गई, रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया कि अब ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। यानी कि कुछ पोइट्स थे जो कि डिफरेंट रोमांटिज्म्स को लेकर कुछ डिफरेंट पोएम्स लिखते थे, आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, बुक्स वगैरह लिखते थे। तो वो उनकी रोमांटिक जो इमेजिनेशंस थी, वो इमेजिनेशन किस तरह से लोगों के अंदर, वो पोएम्स वगैरह ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जो है कैसे लेकर आए। मतलब इनकी पोएम से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जागी। जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब जानने लगे कि भाई नेशनलिज्म क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या है, किस लिए है, क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है। सो उस चीज़ के बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कहने का मतलब है कि नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है यूरोप में, वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा रेवोल्यूशन करने से, इन सब से ही नहीं हुआ है, ठीक है। नेशनलिज्म लड़ाई झगड़ा करना या टेरिटरीज को अपने अंडर में कब्जा करना, ठीक है, कैप्चर करना, इन सब से ही नहीं हुआ, बल्कि कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को
एरोज करने में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन थ्रू आर्ट या पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो ये सारी चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म की फीलिंग को एरोज करने में, ठीक है, लोगों के अंदर। सभी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, आर्ट, पोइट्री, स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं रोमांटिसिज्म। इट इज़ अ कल्चरल movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment through art, poetry, stories and music. People who contribute, sorry इसके ऊपर हो गया है, so people who contribute to it are known as romantic artist। यानी कि जो लोग इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको रोमांटिक आर्टिस्ट कहा जाता है। ये वो रोमांटिक चीज़ें नहीं है जो रोमांटिक आप फिल्मों में और इन सब चीज़ों में यहाँ वहाँ जो आप देखते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे रोमांटिसिज्म इज़ टू बी कॉल्ड कि जो पोइट्री, आर्ट, स्टोरीज, प्लेज, ड्रामाज, ये सारी चीज़ें जो कंडक्ट करते थे, लिखते थे पोइट्री, उनको रोमांटिक आर्टिस्ट कहा जाता था। सो इट इज़ अ कल्चर, ये एक कल्चर रहा है। और साथ ही साथ ये इसने एक मूवमेंट का भी बहुत बड़ा काम किया, मतलब एक मूवमेंट भी इसने बहुत बड़ा किया। वो मूवमेंट क्या था कि अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जागृत करना, शेयर्ड कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर, मेजेस्टिकल फीलिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि लोगों के अंदर मेजेस्टिकल अमेजिंग फीलिंग्स जो है डेवलप की जाएँ। जो लोग शेयर्ड कॉमन कल्चर करते हैं, एक ही सबका कॉमन हेरिटेज हो, ठीक है, कॉमन कल्चर शेयर करने वाले लोग भी एक दूसरे से जो है प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी हो लोगों में। दे क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये जो लोग थे, साथ ही साथ ये जो पोइट और आर्टिस्ट और ये वाले लोग थे, यानी कि रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे, वो लोग जो है विज्ञान और जो है ना, और आपका ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, ठीक है, महिमा मान करना, विज्ञान का महिमा मंडन करना, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट थे। मतलब इन सब की जो थे वो लोग आलोचना करते थे कि भाई साइंस वाइंस और साइंस का महिमा मंडन करना, हम इन सब चीज़ पे जो है बिलीव हम नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं। नाउ व्हाट इज टू बी मीन हेयर, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ये कौन थे, क्या था इनका रोल, क्या था आपका नेशनलिज्म इन यूरोप में, इनका क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ हम देखेंगे। ओके, Now he was a German philosopher, ये एक जर्मन फिलोसफर थे। He gave two concepts, इन्होंने दो कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे। अभी वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे? दास वोल्ग का कल्चर था, और दास वोल्ग था आपका कल्चर कैन ओनली बी सीन अमंग द कॉमन पीपल। तो ये मानते थे कि कल्चर जो है वो सिर्फ कॉमन पीपल के बीच में ही देखा जा सकता है। बेसिकली आपका जो नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है, बेसिकली ये ओवरऑल कल्चरल ट्रेडिशन, लोगों को उनके हक दिलाने क्या जो स्ट्रगल किया है, खुद लोगों ने स्ट्रगल किया है। बहुत सारे लोग रेवोल्यूशनरीज बने, बहुत सारे लोग को कि जो आइडियोलॉजी थी वो लिबरल नेशनलिस्ट थी। तो ये जो था, सभी जो कुछ रेवोल्यूशनरीज थे ना, हैंडफुल ऑफ रेवोल्यूशनरीज जो थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिन्होंने किया, या जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या यहाँ पर जो अभी रेवोल्यूशनरीज आपने पढ़े, हैंडफुल ऑफ रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत बड़ा इनका कोई ग्रुप नहीं था। जो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बनाई, वो वाले जो वही जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये बेसिकली सबको उनका हक दिलाने में पूरा यूरोप ऑफ नेशनलिज्म वाला चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। ये एक दूसरे को हक दिलाने में ही रह जाएंगे कि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज, उनका ये वो, इन सब में ही एंड ये पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है कि उन लोगों ने अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रेटर्निटी, अपना कल्चर कैसे इस्टेब्लिश किया, अपनी पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्रीज़ ने किस तरीके से अपनी बाउंड्री बनाई, कैसे कैसे, कहने का मतलब है किस तरीके से हर देश का निर्माण हुआ, किस तरीके से आज जो आप हर कंट्री की अपनी अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखते हो, वो किस तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनी, किस तरीके से वो एक जैसी लैंग्वेज वाले लोग वो एक जगह इकट्ठे हो पाए, किस तरीके से उनको आज़ादी मिली, लिबरल फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें मिली, उसी के ऊपर ही आपका ये पूरा चैप्टर है बेसिकली। नाउ वोल्क्स जिस्ट जो उनका दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट था वो था ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी कि नेशन की ट्रू स्पिरिट होना, राष्ट्र की सच्ची भावना होना। कलेक्टिंग एंड रिकॉर्ड फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्र के निर्माण के लिए लोक संस्कृति के रूप को एकत्रित करना और उन्हें लिपिबद्ध करना आवश्यक था। यानी कि सारे जो फोक कल्चर, जिसका जो भी फोक कल्चर है, मतलब उनका जो वहाँ का मेन जो रीजनल लैंग्वेज है, जो रीजनल वहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर को इकट्ठा करना, उसके लिए एक प्रॉपर राष्ट्र का, उन सबको लेकर प्रॉपर राष्ट्र का निर्माण करना, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, किसी नेशन
के को बनाने में उस पर्टिकुलर वहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो, मतलब किसी नेशन को बनाने में, इन शॉर्ट किसी नेशन को बनाने में वहाँ के लोगों का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो वहाँ के जो लोगों का मेन कल्चर है उसको ही जब हम एक साथ लेकर आएंगे तभी कोई नेशन, किसी राष्ट्र का निर्माण जो है वो हो सकता है। ठीक है। एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज, जो लोगों की लोकल लैंग्वेज थी उस पे जो है इन्होंने काफ़ी एम्फेसिस किया। एंड द कलेक्शन ऑफ अ लोकल फोकलोर्स वाज यूज्ड, लेकिन जो लोकल फ्लोकोर्स थे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है, लोकल जो फ्लोकलोर्स थे उसको यूज़ किया, वरना वर्नाकुलर लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज लोग वहाँ बोल सकते हैं, बोले वहाँ के लोकल लैंग्वेज, तो वो ज़्यादा इनको लगा वो मतलब ज़्यादा अच्छा है कि लोग वहाँ की अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज बोले। लोक कथाओं के संग्रह पर जोर दिया गया। जो फोकलोर्स होते हैं यानी लोक कथाएं, जो उनका जो रीजन है, जिस रीजन में वो रहते हैं, वहाँ पे जो लोक कथाएं वो बताई जाती हैं, जो स्टोरीज बताई जाती है, जो वहाँ के कल्चर में, उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये यहाँ पे बताया। दूसरा आता है रिकवर एन एशियंट नेशनल स्पिरिट, प्राचीन राष्ट्रीय भावना को पुनः प्राप्त करें, उनका ये मोटिव था इनका। ठीक है, कि जो हमारी पुरानी नेशनल स्पिरिट है उसी में हमको रहना है और वो नेशनल स्पिरिट हमें दोबारा अपने अंदर जो है लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है। एंड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट, मॉडर्न चीज़ें भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, मॉडर्न चीज़ों को भी हमें अपनाना चाहिए। सो आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को बड़े पैमाने पर दर्शकों तक ले जाना, लोगों तक ले जाना, मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट, वो लोग जो कि ज़्यादातर इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो एजुकेटेड नहीं थे, उन लोगों तक ये सारी बातें बताना है कि हमें मॉडर्न होना है, मॉडर्न नेशनलिस्ट हमें बनना है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो पुरानी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो हमारा पुराना कल्चर है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, उसको भी हमें आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना है। ये पूरा ओवरऑल जो है आपका सार कह सकते हो, इसका ये सार है। ये जोहान गॉटफ्राइड हर्डर के अपने कॉन्सेप्ट थे, अपने व्यूज़ थे, ये व्यूज़ उन्होंने यहाँ पर अपने डाले हैं। ओके, हमारा हाउ लैंग्वेज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज ने जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितनी भी रीजन्स थे, जितनी भी कंट्रीज थी उस टाइम पे, कंट्रीज तो थी नहीं, अलग अलग रीजन थे, प्रोविंसेस कह सकते हो, अलग अलग स्टेट्स थे, तो किस तरीके से लैंग्वेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन सारे लोगों को कलेक्ट करने में, कि जो एक सेम लैंग्वेज बोलते हैं उन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अलग रखा जाए, सभी जो सेम कल्चर उनका हो, लैंग्वेज सेम हो, जो एक जैसा सेम कल्चर शेयर करते हैं उनको अलग रखा जाए, वो उस कंट्री का नाम अलग दिया जाए, जो जिनकी लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर सेम है, ट्रेडिशन सेम है। तो ये सारी चीज़ें नापने के बाद और अलग अलग ये कंट्रीज इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ बना दी जाए। तो उसमें 18th सेंचुरी में पोलैंड वॉज पार्टीशनड, पोलैंड का पार्टीशन कर दिया गया, जो आज आप पोलैंड देख रहे हो वो पहले विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, बाई ग्रेट पावर्स, कौन कौन सी जो ग्रेट पावर थी उस समय 18th सेंचुरी में, आपकी पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, इन तीनों ने मिलकर जो है पोलैंड का विभाजन कर दिया, पोलैंड को पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, मतलब उस टाइम पर भी पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। सो पोलैंड अब एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, फिर भी संगीत और भाषा के माध्यम से जो राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखा गया। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज, पोलैंड के लोगों ने अपना म्यूजिक, अपना लैंग्वेज, अपनी भाषा, जो लैंग्वेज थी, पॉलिश वहाँ की लैंग्वेज होती है, उसको आज भी जीवित रखा। और आज के टाइम पे जो है पोलैंड, ये उस टाइम की बात जो है बताई जा रही है कि आज जो है पोलैंड जो है 7th बिगेस्ट कंट्री है यूरोप में। टुडे पोलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कंट्री होने के साथ साथ यूरोप में 7th बिगेस्ट कंट्री भी है। कारोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेराज एंड म्यूजिक, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। तो जो आपके ये जो थे कारोल कुरपनिक्स जो थे, वो उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को जो है सेलिब्रेट किया, कि नेशनल स्ट्रगल हम कर रहे हैं, अपने नेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट किया। उसको सेलिब्रेट कैसे किया? उसको सेलिब्रेट किया कि ओपेराज, जो ओपेराज आपने देखे होंगे ना, वो ओपेराज जो यू हैव सीन इन द DDLJ, तो एक ओपेरा उसमें गए थे, जो शाहरुख और काजोल है, वो एक ओपेरा उसमें सॉन्ग में उन्होंने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ करके जो वो सॉन्ग आते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपेरा। ठीक है, एक लेडी खड़ी होती है बड़ी सी फ्रॉक टाइप की जो है ड्रेस पहन के करके जो सॉन्ग आते हैं, सो दैट इज ओपेरा, वो ओपेरा होता है। ठीक है, सो अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू इन्होंने कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल, यानी नेशन के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसको इन्होंने सेलिब्रेट किया। और सेलिब्रेट करने के बाद टर्निंग ऑफ फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज, और साथ ही साथ इन्होंने
ये जो पोलोनाइज और मजरूका ये इनके फोक डांसेस थे, ठीक है। तो इन्हीं फोक डांसेस, क्योंकि उनके कल्चर के डांसेस थे, इनको इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया कि ये हमारे नेशन के सिंबल हैं। क्यों सिंबल बना दिया? क्योंकि ये इनके नेशन के, इनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस थे। पोलैंड यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। तो पोलैंड ने भाषा को राष्ट्रीय प्रतिरोध के हथियार के रूप में जो है इस्तेमाल किया, ठीक है। कि भाई हमारी जो भाषा है वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, और हमारी भाषा हमें प्यारी होने के वजह से जो है पोलैंड जो है ये भी बाद में जो है पोलैंड इंडिपेंडेंट हुआ। ओके, फॉर एग्जांपल स्ट्रगल फॉर पॉलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड। तो था ना कि इसी में शायद आप आगे पढ़ोगे, या फ्रेंच रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन रशिया में था, सोशलिज्म इन रशिया में है ना, 9th में हमने आपको पढ़ाया, स्टडी कराया कि जो रशिया में सारे ये जो आपका एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया, ये सारी कंट्रीज जो थी, बेलारूस, यूक्रेन, जो आज यूक्रेन वो रशिया से जो लड़ाई कर रहा है वो पहले यूक्रेन का, रशिया का ही यूक्रेन पार्ट था। स्लोवाकिया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे जो थे, पोलैंड वगैरह, ये सब रशिया के पार्ट थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे अमेरिका की मेहरबानी से ये सारी कंट्रीज जो थी वो रशिया से, अमेरिका ने जो है इन सबको जो है अलग कर दिया और रशिया को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, क्योंकि रशिया अर्लियर रशिया टू बी कॉल्ड एज अ यूएसएसआर। तो सोशलिज्म इन यूरोप में आपने पढ़ा था ना कि रशिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, इवन जर्मन पीपल्स भी रहते थे। पोलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पोलैंड के लोगों की जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा थी। बेलारूस, लैटविया, लिथुआनिया, इन सब के लोग रहते थे, ठीक है। तो उनको पॉलिश लैंग्वेज बोलने नहीं दिया जाता था, ठीक है। एंड यूरोपियन, रशियन अंपायर, रशियन जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी अगर आपको पोलैंड नहीं, आपको रशियन सीखनी पड़ेगी, आपको पॉलिश भाषा बोलने का अधिकार नहीं है, उनसे वो अधिकार छीन लिया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने सोशलिज्म इन यूरोप में 9th में पढ़ा है। खैर, आई एम नॉट गोइंग टू मोर नाउ टू एक्सप्लेन ऑल दैट। तो पॉलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड में इन्होंने, रशिया के भी लोग क्योंकि पोलैंड रशिया में ही था, तो इन्होंने पोलैंड में अपनी पॉलिश भाषा को, पॉलिश हो जाता है बार बार, तो पॉलिश जो लैंग्वेज है उसको रशियन लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने रखा कि हम तो भाई पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। यही था सेम सोशलिज्म इन यूरोप में आपने पढ़ा होगा कि जो बहुत सारे जो आपके प्रीस्ट थे, बिशप से, उनको जेल में डाल दिया गया। सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटी। रिफ्यूजल टू यूज कर दिया था कि ये रशियन लैंग्वेज प्रीच नहीं करेंगे, ठीक है। पोलैंड में जो आपके प्रीस्ट थे, बिशप्स थे, यानी कि जो पास्टर्स होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है, होते सब प्रीस्ट और बिशप सब पादरी होते हैं, पास्टर्स कहते हैं ना, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स में इनको पास्टर्स या पादरी वगैरह कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रीस्ट और बिशप्स हैं ये ज़्यादातर रोमन कैथलिक जो होते हैं क्रिश्चियंस, जो रोमन कैथलिक क्रिश्चियंस हैं, वो इन जो प्रीस्ट पंडित होते हैं उनको प्रीस्ट तो नहीं बोलते, मतलब बिशप्स बोला जाता है, फादर बोला जाता है उनको, ठीक है। सो पोलैंड में रशियन गवर्नमेंट ने कहा, यहाँ पे बोला गया कि बिशप्स जो थे उनको बोला कि आप रशियन लैंग्वेज इनको सिखाओ, ठीक है। लेकिन जो बिशप्स वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया कि हम रशियन लैंग्वेज इनको प्रीच नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, सारे फादर और बिशप्स को, आपने पढ़ा है सोशलिज्म इन यूरोप में, ठीक है, उठा के जो था उनको जेल में डाल दिया। द यूज ऑफ अ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। सो यूज ऑफ द पॉलिश लैंग्वेज का यूज बाद में पोलैंड में इतना ज़्यादा होने लगा कि वहाँ पर रशियन गवर्नमेंट, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट जो था रशियन लैंग्वेज को पोलैंड के लोगों ने एक सिंबल बना लिया कि हम तो पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे, पॉलिश के अलावा और कोई लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे। उन्होंने लैंग्वेज को जो है अपने लिए एक हथियार बना दिया और लैंग्वेज को ही लेकर जो है वो रशियन गवर्नमेंट से, रशियन डोमिनेंस से जो है वो लड़ने भिड़ने जो है खड़े हो गए, ठीक है। मैसेकर एट चियोज इजियोनी डेलाक्रॉक्स, ठीक है। ये यूजूनी डेलाक्रॉक्स जो है वो एक बहुत बड़े फ्रांसीसी चित्रकार थे। 1824 में ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये पेंटिंग उन्होंने ये 1824 में जो है ये बनाई थी। सो ये एक बहुत बड़े पेंटर थे, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट हमने पढ़ा अभी वो थे। एंड दिस ह्यूज पेंटिंग डिपेक्टेड एन इंसिडेंट, ये एक इंसिडेंट को डिपेक्ट करती है जिस इंसिडेंट में 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय तुर्क्स ऑन एन आइलैंड ऑफ चियोस। चियोस का आइलैंड था जहाँ पे ग्रीक्स रहते थे, ठीक है। चियोस एक आइलैंड था ग्रीस में, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रीक्स को यूनानी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीक्स लोग रहते थे और जहाँ पर तुर्क के लोगों ने हमला किया था, तुर्क की अंपायर थी ना ग्रीस पे, ऑटोमन अंपायर का कब्जा था। और तुर्क कौन थे, जो टर्की से आए थे। और टर्किश जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम किंग्स थे जिनका उन पे रूल था, ठीक है। इसलिए उनको ऑटोमन अंपायर बोला गया था, इसलिए ग्रीस जो था वो ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। तो तुर्क्स ने जो है उस आइलैंड पे
कब्जा करके, जो कि ग्रीस के पास आइलैंड था, 20,000 जो ग्रीक लोग थे उनको मार दिया था। तो बाई ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को ड्रामेटाइज करने के लिए, इस इंसिडेंट को घटना का नाटकीयकरण करने के लिए, फोकसिंग ऑन सफरिंग ऑफ वुमेन, वुमेन्स और बच्चों की जो सफरिंग जो वो झेल रहे हैं उस पे फोकस जाए लोगों का, इसलिए इस फ्रेंच पेंटर ने डिफरेंट कलर यूज करे हैं। डेलाक्रॉस सॉट टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स, यानी कि डेलाक्रॉस ने दर्शकों की भावनाओं को आकर्षित करने और यूनानियों के लिए सहानुभूति पैदा करने की यहाँ पर कोशिश करी है, ठीक है, एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स के लिए एक सिंपैथी पैदा करने की कोशिश करी, इसलिए इसने डिफरेंट कलर्स यूज करे हैं। अपील करिए टू अपील टू द इमोशन ऑफ स्पेक्टेटर्स, की ये जो भावनाएं हैं, ये जो इनके ज्वलंत रंगों का उपयोग किया है बच्चों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करके, और ज्वलंत रंगों का उपयोग किया, मतलब बहुत ही स्पेक्टेटर्स जो है वाले बहुत ही विविड कलर्स जो है यहाँ पर उन्होंने यूज किए हैं। एक बहुत बड़ा मैसेकर इसको कहा जाता है, मैसेकर एट चियाउस। ये सेम है जैसे कि, सेम नहीं है, मतलब मैसेकर है किल्ड, मारा गया इतने सारे लोगों को, जैसे जलियांवाला बाग आपका मैसेकर हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरीके से इसी दौरान यहाँ यूरोप में बड़ा चल रहा है आपका कल्चर और लैंग्वेज और इन सब चीज़ों को लेके ये घमासान मचा पड़ा है। उसी दौरान जो है भुखमरी यहाँ पर फैल जाती है, बहुत हार्डशिप होती है, लोगों को काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लोगों को करनी पड़ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं पॉपुलर रिवॉर्ड। अभी क्या पॉपुलर रिवॉर्ड हैं वो हम देखेंगे। अब